बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सब आपको वेलकम करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा क्या है आज आपके पास शेयर करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इशाल। हम देख रहे हैं जिस तरह से कि सर्दियां आ रही हैं और कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि गैस चली जाती है हमारी। तो हमारी उमूमन जो हम गलती कर रहे होते हैं वो ये होता है कि जिस वक्त हम कोई हीटर ऑन करने जा रहे हों, उसमें अभी कुछ टाइम है लेकिन चूल्हा ऑन कर रहे हों, गैस ना हो, हम भूल जाते हैं कि इसको वापस बंद भी करना है। और हर साल जिस वक्त सर्दियां आ रही होती हैं या गैस शॉर्टेज हो रही होती है, कुछ इलाकों में ऐसे शिकायत आ रही हैं, तो हम ये आपके साथ शेयर लाजमी करते हैं। तो अब ये वाली एहतियात हमने लाजमी शुरू कर देनी है। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए ये एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब गैस वापस आएगी और आपने लाइटर ऑन किया तो वो आग भड़क भी सकती है, जानी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब आप अपना चूल्हा ऑन करते हैं या हीटर ऑन करने की कोशिश करते हैं और गैस नहीं आ रही तो उसे एहतियात के साथ फ़ौरन बंद कर दें। बिल्कुल, ये एहतियात हमने लाजमी करनी होती है और ये वो छोटी सी एहतियात है जो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन चंद कोताहियाँ हो जाती हैं और इसलिए हमें कुछ ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं जो हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो फिर ये वो एहतियात है कि जो अब से आप लोग शुरू कर दें। जैसे ही आप लोगों के ज़हन में आता है कि अच्छा गैस जा रही है, जाना शुरू हो गई है, रात को इतने बजे अक्सर चली जाती है, तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो हमने पहली एहतियात ये करनी है। दूसरी एहतियात ये करनी है कि जिस वक्त हम किचन में जा रहे हैं तो पहले चेक कर ले लाजमी तौर पर कि ये ऑन तो नहीं है या ऑफ तो नहीं है, क्योंकि हम नींद से उठे होते हैं, हमारी सेंसेस उतनी काम नहीं कर रही होती हैं, हमने फौरी कुछ काम करने होते हैं, नाश्ते बनाने होते हैं, तो हम ये छोटी गलतियां कर जाते हैं। तो अब इस एहतियात का जो है हमने ख़ास तौर पर जो है दामन पकड़ के रखना है, ख्याल रखना है इस चीज़ का, और ये सब ने अपने अपने घरों में। बिल्कुल ऐसा ही है। अमूमन हम ये भी गलती करते हैं कि हम गीज़र जो है वो, क्योंकि ऑटोमेटिक होते हैं, गैस जब जाती है तो वो बंद हो जाते हैं और जब गैस वापस आती है तो वो खुद ब खुद ऑन नहीं होते, उन्हें ऑन करना पड़ता है, उन्हें जलाना पड़ता है। तो जब आप वो गलती करके भूल चुके होते हैं तो पूरे घर में गैस भर जाने से भी अमवात जो हैं वो अक्सर सुनने में आई हैं। तो ये भी गलती ना कीजिएगा। और मौसम सरमा में वैसे भी हम आपको कह रहे थे, कल हमने बालों के हवाले से भी बात की थी कि वैसे भी इतनी ज़्यादा घर में हीट वो रखना वो भी अच्छा नहीं है आपकी अपनी स्किन के लिए। तो वैसे भी गैस की शॉर्टेज जो है वो हमारे मुल्क में चल रही है, तो एहतियात ही कीजिए, बल्कि कम ही इस्तेमाल कीजिए ताकि हम उस शॉर्टेज से भी बच सकें। ये वाली एहतियात तो लाजमी कीजिए कि जो हमें करने की ज़रूरत होती है, और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि तब से ही एहतियात की जाती थी और अभी भी हम कोशिश करते हैं कि एहतियात करें। फिर बाकी जो चीज़ें साथ साथ होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी बात करेंगे तालीम के हवाले से। कई अब जो हैं कन्फ्यूजन्स के लिए भी लोग परेशान हैं, जो कन्फ्यूजन्स फैली हुई हैं वो भी एक मसला है। दूसरा ये है कितने नंबर्स लेनी है, किसका मेरिट बनेगा, किसका मेरिट नहीं बनेगा, ये सवालात भी जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब के तालीमी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में इस बार नंबर जो हैं वो रेवड़ियों की तरह बांटे गए हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत से काबिल उम्मीदवार जो थे वो तो 1100 में से पूरे 1100 नंबर ले उड़े हैं। इतने काबिल थे माशाल्लाह, जबकि A+ हासिल करने वाले तलबा की तादाद भी हैरानकुन तौर पर बहुत ही ज़्यादा रही है। इस सूरत-ए-हाल पर कॉलेजेस की इंतज़ामिया भी अलर्ट हो रही हैं। हम देख रहे हैं कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों की ओपन मेरिट पॉलिसी भी ख़त्म की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी फ़र्स्ट ईयर में दाखिलों के लिए ओपन मेरिट पॉलिसी ख़त्म कर दी है। GC यूनिवर्सिटी की बात करें तो GC यूनिवर्सिटी लाहौर में भी तलबा का एंट्री टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब इससे तो साबित यही होता है कि शायद जो हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स हैं उन पर एतमाद नहीं उतना किया जा रहा। एतमाद कैसे किया जाए, ऊपर से अगला मसला ये है कि सीट्स कम हैं, बच्चों के ज़्यादा के नंबर आ गए हैं, किसको कहाँ पर रखा जाए। 1099 नंबर हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो आपका दाखिला ये समझें कि नहीं होने वाला है, और आप FSC प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो फिर आपका मेरिट क्या बनेगा। तो इस तरह के कुछ फ़ैसले किए जा रहे हैं। हमारे साथ सदर हैं सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के मियां रिज़ाउर रहमान साहब, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर ज़ैदी साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी थी स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया कि अब सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं मैट्रिक के उसकी बिना पर आपको दाखिला नहीं मिल रहा होगा, और साथ एंट्री टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी होगा। सर क्या तरीकाकार होगा, ये फैसला क्यों किया गया? नताइज पर एतमाद नहीं है या फिर मेरिट लिस्ट अब कैसे बनाएंगे, ये
प्रॉब्लम जो है दरपेश है? जी, पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमने नया सिस्टम एडमिशन का बनाया है वो क्या है जी। और उसके बाद फिर मैं जो बोर्ड के रिजल्ट्स आए हैं उस पर कुछ कमेंट अगर आप चाहेंगे तो कर दूँगा। जी सर। देखिए, अभी जो हमारा नया सिस्टम बन रहा है उसके मुताबिक हम पहले एक एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी हम यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस पे भी इस तरह एडमिशन करते रहे हैं और हमें पता है कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजेस भी इस तरह टेस्ट लेते हैं। तो बच्चे पहले आकर इंग्लिश का, उर्दू का, इस्लामिक स्टडीज का और पाकिस्तान स्टडीज का टेस्ट देंगे। ठीक है। ये 40 नंबर का टेस्ट होगा। इसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे, जिनका 50% मार्क्स आएंगे, वो बच्चों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यू का बहुत कम वेट है, सिर्फ 10 नंबर का वेट होगा, लेकिन इसमें हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये बच्चे जो अच्छा सा टेस्ट देकर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से जो हैं, इन्होंने नंबर लिए हुए हैं, इनका क्या एप्टीट्यूड क्या है, क्या ये वाकई सूटेबल हैं उस प्रोग्राम में पढ़ने के लिए कि जो इन्होंने चॉइस की है। और जब ये दोनों मरहले तय हो जाएंगे तब हम उनकी रैंकिंग बनाना शुरू करेंगे उनके मैट्रिक के मार्क्स पर, जिसके तकरीबन 50% नंबर उसके होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक फिल्टर पहले लगा लेंगे। एक एडमिशन टेस्ट का फिल्टर लगेगा, उसके बाद इंटरव्यू का फिल्टर लगेगा और फिर उसके बाद अल्टीमेटली हमने उनके मार्क्स ही देखने हैं। लेकिन हमें इस बात से कॉन्फिडेंस होगा, एतमाद होगा कि क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो हमारा टेस्ट पास करके आ रहे हैं, ठीक है, जो जिन्होंने इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म किया है, लिहाजा इनके हम रिजल्ट जो हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करेंगे। तो प्रोफेसर साहब, क्या आप समझते हैं कि बाकी जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी एंट्री टेस्ट रखना चाहिए ताकि वो भी मेरिट लिस्ट इसी तरह से तरतीब दे सकें? देखिए जी, ये तो उनका अपना फैसला है, हम अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं। हमारा ओपिनियन ये है कि जब भी हमने टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की बेसिस पर इंडक्शन की है, यानी एडमिशन किए हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी आई। ठीक है। जब भी हमने सिर्फ मार्क्स को देखकर मेरिट बनाया, उसमें हमें बहुत सा ऐसे होता है कि बहुत से बच्चे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो मार्क्स उनकी काबिलियत रिफ्लेक्ट नहीं करते। यानी कोई बहुत सारे मार्क्स लेकर आता है और हमें उसमें काबिलियत नजर नहीं आती, और कुछ बच्चे जो हैं उनके मार्क्स ज़्यादा नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनमें हमें बहुत सी काबिलियत नजर आती है। ठीक है। जैदी साहब, कि आपके इस कमेंट से ये लग रहा है कि शायद अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हर साल ही ऐसा करेगी या ये सिर्फ इस साल के लिए है? और दूसरा, आपने ये भी बताया कि सब्जेक्ट्स हैं, उनका एंट्री टेस्ट होगा, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी देखिए जी, ये मैंने जैसे कहा कि हमारा इम्प्रेशन ये है कि जो बच्चे टेस्ट देकर, रिटन टेस्ट देकर उसको पास करके, इंटरव्यू को पास करके आते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। लिहाजा ये हम पहली दफ़ा इंटरमीडिएट में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि इससे अच्छी लर्निंग ड्रॉ करें और अगले साल में भी इसी तरीके से अपने एडमिशन बेहतर करें। लेकिन जैदी साहब, आपने कहा कि जो अच्छे मार्क्स की बुनियाद पर जब आप एडमिशन्स करते हैं तो वो आपको उस तरीके से काबिलियत वाले स्टूडेंट्स नहीं लगते, तो जब मार्किंग वो इतनी अच्छी लेकर आते हैं तो उनकी काबिलियत किस तरह से पता चलेगी? क्या बोर्ड जो है इजाफी नंबर दे रहा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा, इसके दो पहलू हैं सवाल के। एक तो इस साल का जो मामला है कि जिसमें 700 से ज़्यादा बच्चों के सिर्फ लाहौर बोर्ड में 1100 में से 1100 आए थे। सही। वो उस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो ओवरऑल हमारे सिस्टम में खराबी है उसकी भी अगर टाइम होगा तो उसकी भी बात कर लेंगे। पहले तो इस साल की बात कर लेंगे। जी जी। देखिए, इस साल सबसे पहले तो हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि बच्चों को इम्तिहान देने का मौका मिल गया और वो इम्तिहान देकर अगली क्लास में गए हैं, क्योंकि हमारा जिस तरह का कोविड-19 क्राइसिस हम पर आए हुए थे उसके मुताबिक तो एक वक्त हमारे पास ये सूरत हाल भी थी कि शायद इम्तिहान बिल्कुल ही ना हो और बच्चे जो हैं अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएं, जैसे पिछले साल किया था। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा कदम था कि भाई हमने चाहे कम सब्जेक्ट के, सिर्फ 4 सब्जेक्ट के टेस्ट लिए, हमने एग्जाम दिया तो वो, लेकिन एग्जाम तो हुआ कम से कम बच्चे जी। जो इसमें खराबी हुई वो ये हुई कि आप 4
सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं जिसका मुश्किल से 600 नंबर है उसमें, और आप सिर्फ 1100 में से नंबर दे रहे हैं। फिर आप 4 टेस्ट जो 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आप 40% सिलेबस पढ़ा रहे हैं, लेकिन मार्क्स देते हुए आप उनको 100% मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो एक उससे एक गलत तासुर तलबा के जहन में, उनके वालिदैन के जहन में और सोसाइटी के जहन में पैदा हो रहा है कि ये बच्चे बहुत ही काबिलियत के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, उनको मार्क का पता कर लिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, एक कंप्रोमाइज एग्जामिनेशन हुआ था। हम इस बात से खुश हैं कि कम से कम इम्तिहान तो हुआ था। इनको अपनी मार्किंग के वक्त इस तरह की एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी कि जो रिफ्लेक्ट होती कि इस साल कंप्रोमाइज एग्जामिनेशन हुए। बिल्कुल ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो ये समझती है कि ठीक तरीके से शायद बच्चों की जांच पड़ताल नहीं हो सकती कि वो कितने काबिल हैं सिर्फ उनके नंबर की बेस पे, इसलिए एक अपना जो है टेस्ट रखा जाएगा, इंटरव्यू रखा जाएगा, जिसके बाद ये फाइनल हो सकेगा और मेरिट लिस्ट भी बेहतर तरीके से मुरतब हो सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में तो 1100 में से 1100 ही आ गए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मियां रज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाउर रहमान साहब, हम यही मामला डिस्कस कर रहे थे कि क्या तरीकाकार होना चाहिए, कैसे मेरिट लिस्टें बनेगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ये फैसला है आपको कैसा लग रहा है कि क्या ऐसा ही होना चाहिए कि बच्चों का एक और टेस्ट ले लिया जाए? देखिए, बच्चों का अगर एक और टेस्ट लिया जाना चाहिए था तो वो बिल्कुल MD कैट की फॉर्म में जिस तरह लिया जाता है या कैट की फॉर्म में लिया जाता है वैसा लिया जाना चाहिए था। तमाम के लिए लिया जी, तमाम के लिए लिया जाना चाहिए था, ताकि उनसे उनकी इंटेलिजेंस लेवल को हम जज कर। जिस तरह का टेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कराया, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें तो एक सवाल है जी, वालिदैन के हुकूक के ऊपर आप 200 से 250 वर्ड्स लिखें। तो अब तो आप समझ लीजिए कि एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई एडमिशन के लिए। अब तो चाहने वालों को एडमिशन मिलेगा, अब तो सिफारिश के साथ भी एडमिशन मिल सकता है। तालीमी इदारे वाहिद इदारे थे जहाँ पे मेरिट के ऊपर एडमिशन मिलते थे। बहुत दफ़ा लोगों ने मुझे कहा जी आप किसी इस यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिल करवा दें, बच्चा इस कॉलेज में करवा दें, तो मैं हमेशा उनको ये कहता था कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरिट से वो आगे पीछे हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो आपका एतराज़ है रज़ाउर रहमान साहब, ये जो आपका एतराज़ है कि इसमें मनपसंद लोगों को, क्योंकि चले इंटरव्यू के भी 10% हैं, उसके अंदर चले हम ये समझते हैं, आज तक हम CSS के ऊपर भी आज तक यही समझते हैं कि वहाँ पर कुछ आपके ताल्लुकात हों तो गुंजाइश इंटरव्यू में ख़ास तौर पर निकल आती है। लेकिन तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी तो ऐसे ही कर रही होती हैं, एंट्री टेस्ट तो वो खुद ले रही होती हैं, कंडक्ट कर रही होती हैं, तब ये क्वेश्चंस क्यों नहीं उठते? सर, एंट्री टेस्ट तो एक बाकायदा अदारा है, जैसे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस दफ़ा एंट्री टेस्ट ली है, वो तो एक बाकायदा अदारा है। उससे पहले UMHS लेता था। नहीं, तमाम डिपार्टमेंट्स कई यूनिवर्सिटीज़ के खुद कंडक्ट करवा रहे होते हैं और फिर वो एडमिशन दे रहे होते हैं उसकी बेस पे। नहीं सर, वो फिर भी वो सेपरेट है पूरा एक, देखें वो 200 मार्क्स का टेस्ट है। 200 मार्क्स के अंदर पूरे मुल्क का सिलेबस शामिल होता है। उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपने पंजाब का सिलेबस करना है, आपने पूरे मुल्क से सिलेबस को पढ़ना है। जो बेस्ट सिलेबस है, बेस्ट सिलेबस से मुराद है कि जिस क्वेश्चन की हाइट सबसे ज़्यादा है जिस भी सूबे में, वो वाला आपने क्वेश्चन तैयार करके आना है, उसके मुताबिक तैयारी करनी है और हमने उसके मुताबिक टेस्ट लेना है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, इन्होंने तो जो अपना पेपर लेना है बच्चों को वो बता भी दिया है कि इसके ऊपर हमने ये चीज़ें आपसे पूछनी है। अच्छा, तो बच्चे रट्टा भी लगा लेंगे, याद भी कर लेंगे। ये और तो हो गया कि रट्टा लगा के, या जिस तरह से आपने कहा कि बहुत आसान टेस्ट उन्होंने रखा हुआ है, MCAT की तरह, मतलब कोई भी इस तरह का टेस्ट जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिससे एटलीस्ट मेरिट लिस्ट जो है वो तरतीब देने में हमें ये पता चलता है कि कौन से बच्चे काबिल हैं, कौन से बच्चे काबिल नहीं हैं। जब रिजल्ट आया, रिजल्ट को अगर हम देखें तो रिजल्ट इस तरह का कि हम वाह वाह कर उठे हैं कि भाई कितना मतलब शानदार रिजल्ट है। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप देख लें तो बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से की गई हैं या महकमे तालीम की जानिब से की गई हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा कि सिलेबस तो कम पढ़ाया गया था, लेकिन जब मार्क्स आए तो मार्क्स जो है वो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 दे दिए। तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स आप समझते हैं कि जो हुई हैं? ये तो एक गलतियों की पूरी ट्रेन है। एक गलती हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, और वो सारी की सारी बच्चों को हर्ट कर गई। अगर सबसे पहले गलती देखी जाए तो वो वज़ीर तालीम का बच्चों को घरों पे बैठाना था। जब हालात ठीक थे तो उस वक्त भी बच्चों को स्कूल आने नहीं दिया गया। अगर बच्चे स्कूल के साथ, टीचर के साथ कनेक्ट रहते तो मेरा ख्याल है कि ये पेपर्स के सारे ये वाले मैटर्स आने ही नहीं थे। पूरा एक बड़ी मेहनत करके, पूरा क्राफ्ट करके वज़ीर तालीम ने बच्चों को पेपर ना देने के लिए राज़ी किया। कहीं दुनिया में ऐसे भी होता है जी, आप बच्चों को कहते हैं नहीं जी ये पेपर नहीं होंगे, हम आपको ऐसे ही प्रमोट कर देंगे। दुनिया में तो ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। ठीक है, एक प्रॉब्लम थी, पेंडेमिक था, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह का करम कितना बड़ा था। बाकी दुनिया में पेंडेमिक की क्या सूरत हाल थी, हमारे यहाँ क्या थी। बच्चों को तो पेंडेमिक ने हाथ भी नहीं लगाया, तो हमें तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए था उसका। उसके बाद आगे चलें, डॉक्टर साहब ने कहा कि 40% सिलेबस आया, डॉक्टर साहब ने उसको एक्मुलेट कर दिया, जबकि जो 4 पेपर लिए गए हैं उसका 90%
एंड अबव पेपर आया, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स का 90% जो ऑलरेडी बुक्स में शामिल था वो उसमें से पेपर आया। तो जो कि इस्लामियात, उर्दू शामिल नहीं था, तो उन्होंने उसको एक्युमुलेट करके उसको 40% करार दे दिया। तो जो हमारा स्मार्ट सिलेबस बना है वो तो ठीक था, वो उसमें कोई ऐसी गलती नहीं थी, मेरा ख्याल है ऐसे ही होना चाहिए था। फर्दर फिर जो सबसे मेन एक गलती की गई है कि बच्चों को 5% इजाफी नंबर दे दिए गए हैं। देखें, एक बच्चे के 1160 हैं और आप उनको कह रहे हैं कि 1100 में से 5% इजाफी बनते हैं 55 नंबर, मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो 1160 में आप 55 लगा लें, वो तो 1115 नंबर बनते हैं। 1060 में, हाँ 1060 में से, सॉरी, तो वो तो 1115 नंबर बनते हैं। तो वो तो जो 5% इजाफी नंबर बच्चों को दिए गए ना, मैं समझता हूँ उसने सारे रिजल्ट को ऊपर शफलिंग कर दिया, ऊपर नीचे कर ज़्यादा दिया। काबिल हो गए हैं घर बैठ के कि 1100 से 1100 नंबर ले रहे हैं। नहीं, बच्चों के साथ ना देखें बहुत सारी साइकोलॉजिकल ज़्यादतियाँ कर दी गई हैं हमारी तरफ से। एक तो पहले ही हम सिस्टम में कर रहे थे, और एक इस दफ़ा ये की गई जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने लास्ट में ये किया कि इन्फ्लेटेड सेल्फ अस्टीम एक प्रॉब्लम का नाम है, जिससे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। इसमें ये होता है कि किसी बंदे को, किसी शख्स को, बच्चे को इस बात का यकीन दिला दिया जाए जो वो नहीं है। वो अगर बहुत काबिल नहीं है तो उसको ये यकीन दिला दिया जाए कि तुम तो बहुत काबिल हो, तुम तो ये कर सकते हो। अगली दफ़ा कम मेहनत करेगा। जी, अगली दफ़ा कम मेहनत करेगा, तो फिर वो बच्चा उसमें से, उस क्राइटेरिया में से बाहर ही नहीं रिज़वान रहमान साहब, जब आप एक कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल पॉलिसी होनी चाहिए थी एंटी टेस्ट के लिए और फिर एक बेहतर मेरिट जो है वो बन सकता था, लेकिन यूनिवर्सल पॉलिसी हम नहीं देख रहे हैं हुकूमती सतह पर कि कोई यूनिवर्सल पॉलिसी बन रही है। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो ये फैसला है, क्या आप इसको खुश आइन समझते हैं कि उन्होंने अपने तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं उन्होंने कोशिश की है? क्योंकि जब आप मैट्रिक करके निकलते हैं, तमाम जो लड़के होते हैं उनका तो ख्वाब होता है कि जी हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारा दाखिला होना चाहिए, तो 1099 वाले का तो नहीं हो रहा था अगर हम ये हालात देखें। तो चलें, अपने तौर पर जो कोशिश की है उसको आप सराहते हैं कि हाँ ये बेहतर कोशिश है, इसको यूनिवर्सल कर लिया जाए तो ये और अच्छी हो जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश तो हर बच्चे की होती है, और सिर्फ लाहौर से दाखिले नहीं होते, बहुत ज़्यादा दाखिले लाहौर से बाहर से गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं। तो वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार के करीब बच्चा है जो 1100 नंबर पूरे लेके बैठा हुआ है, वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज उसकी पहली चॉइस होगी। तो फैसला अगर देखा जाए उसको कॉम्प्राइज़ करने के लिए, तो फैसला कोई गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें कि बच्चों के टेस्ट हो जाते हैं और वालिदैन का ये आ जाता है कि नहीं जी मेरे बच्चे के भी 1100 नंबर थे, उसके भी 1100 थे, मेरे बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, उसको मिला है, तो आप दूसरे एंड पे ये देखें ना कि वालिदैन भी डिप्रेस होंगे, बच्चे भी डिप्रेस होंगे। तो इसमें पहले भी गुजारिश की गई कि बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा सिलेक्शन में चले जाएं, हम बच्चों की सीटें बढ़ा देनी चाहिए, हमें बच्चों को डबल शिफ्ट कर देनी चाहिए ताकि बच्चे मैक्सिमम कंपलसेट हो सकें। पिछले सालों की निस्बत इस साल 80% से ऊपर बच्चे A+ ग्रेड वाले बच्चे जो आपने बताए हैं वो तकरीबन इस वक्त 60,000 हैं सिर्फ लाहौर में। आप सोचें कि 60,000 बच्चा है और टोटल जो हमारे लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने जिनको कंपनसेट करना है वो तकरीबन 58,000 है। तो A+ वाला बच्चा सिर्फ कॉलेज जा रहा है, A वाला, B वाला वो नहीं जा रहा, वो कॉलेज से बाहर है। तो अब उनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। ये जो मैंने आपको डाटा दिया ये गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के है। जी जी। तो इसका मतलब है कि A ग्रेड वाले को, B ग्रेड वाले को, C वाले को दाखिला ही नहीं मिलना। A ग्रेड के भी 2000 रह गए जी, 2000 तो A ग्रेड के भी सिर्फ लाहौर बोर्ड से ही रह गए ना, फिर क्या अगर 58,000 हमारे पास यहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है जी, मियां रिज़वान रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आपने बात की, तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में। लेकिन ये पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है कि अब क्या किया जाए। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ने एक तरीका कर वज़ा किया जिस तरह से वो एडमिशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम कुछ और मुल्की हालात की बात करें, क्योंकि महंगाई जो है वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। महंगाई वैसे तो हमेशा से अवाम का मसला रही है, मगर अब हुकूमत के लिए भी दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद ने महंगाई को जवाब बनाकर हुकूमत के लिए जो महाज है वो खोल दिया। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गुज़श्ता रोज़ सड़कों पर निकल आई और हुकूमत के ख़िलाफ़ रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं अब इस तरह की उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने मुआशी जो सूरत हाल है उस पर गौर व फिक्र किया और वज़ीर आज़म ने कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत भी की है। ये सारी सूरत हाल है कि अब गवर्नमेंट भी उसके लिए किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम देखें तो महंगाई जो है वो काफ़ी अरसे से हुकूमत का मसला रहा है और हुकूमत इसको हमेशा से मीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ता है और अपोजिशन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही है। अब एहतजाज किया जा रहा है। बात करेंगे इसी मामले पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय सनअत व पैदावार हैं आलिया हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप क्या समझती हैं, गवर्नमेंट क्या समझती है कि PDM के महंगाई के जो मुजाहिरे हैं, कल भी कुछ हमने देखे हैं, आवाम को पजीराई मिल सकती है इससे और हुकूमत के लिए क्या कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अवाम बहुत समझदार है। अवाम ने पहले भी पीडीएम को मुस्तरद किया था, अवाम अब भी पीडीएम को मुस्तरद ही करेगी, क्योंकि इनको पता है कि ये बेरोज़गारों का वो टोला है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए इकट्ठा हुआ है। अवाम का मफाद कभी भी इनके सामने नहीं था। ये अभी भी किसी एनआरओ की तलाश में, या अभी भी ये किसी डील की तलाश में। अभी भी आपने ये पढ़ा होगा या देखा होगा कि ये गेट नंबर 4 के बाहर अपने सीवी लेकर खड़े हुए हैं कि किसी तरह से हम उनके पांव पड़ जाएं और हमें किसी तरह दोबारा इक्तदार में लेकर आए। ये वही ऑपोजिशन है, ये वही ऑपोजिशन है जो बिजली के महंगे सौदे करके गई। ये वही ऑपोजिशन है कि डॉलर को सिर्फ 100 रुपए पे रखने के लिए ये 24 अरब रुपए टैक्स पेयर्स का झोंक कर गई। ये वही ऑपोजिशन है कि जो लूट मार का बाजार गर्म करके 7 बरे आज़मों में अपनी जायदादें बनाती रही। अवाम को इनके असल चेहरे आज भी याद हैं। महंगाई एक ग्लोबल इशू है और डेफिनेटली हम अपने अवाम को हर तरह का रिलीफ देने के लिए और इस ग्लोबल, जिस तरह से कोरोना से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अल्लाह के करम के बाद उनकी दानिशवरी और हिकमत से बचाया था, इसी तरह से हम अपने अवाम को इस इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से भी बचाएंगे और एक दफ़ा दोबारा ये पीडीएम को मुस्तरद कर चुके हैं और करते हैं। सही। आलिया साहिबा, अगले बल्दियाती और आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को महंगाई की क्या भारी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है? कितनी मकबूलियत मिल रही है पीडीएम को इस हवाले से? देखिए जी, बड़ा आसान है हमारे लिए भी, वही मैंने आपको बताया है। इस वक्त हमारे रिकॉर्ड रिजर्व्स हैं, हम भी झोंके रिजर्व्स को 100 का डॉलर ले आए, इंपोर्ट हर चीज़ बाहर से ख़रीदना शुरू कर दें, सस्ती कर दें हर चीज़, हम लॉक कर दें सारी प्राइसेस को। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, अवाम को तो हम एक जिसे कहना वक्ती रिलीफ तो दे देंगे, लेकिन इकोनॉमी की वही सिचुएशन होगी कि रिजर्व्स बिल्कुल नहीं होंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर चुकी होगी, इंपोर्ट आपकी बढ़ चुकी होगी, ट्रेड डेफिसिट आपका बहुत ज्यादा 20 अरब डॉलर को एक्सीड कर जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि वक्ती, सिर्फ हम अवाम को वक्ती रिलीफ नहीं देना चाहते, हम ये चाहते हैं, और जैसे कि हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए कहते हैं कि वो आइंदा आने वाली नस्लों का सोचते हैं। ठीक है आलिया साहब, आने वाली नस्लों का जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन अवाम तो ये सवाल कर रहे हैं कि अभी अगर हमें रिलीफ नहीं मिलना, वज़ीर आज़म साहब कहते रहे ये साल मुश्किल है, अगले साल जो है बेहतरी आ जाएगी, फिर अगला साल भी मुश्किल था, फिर अगले साल बेहतरी आ जाएगी। अवाम अब क्वेश्चन करने हैं। महंगाई को कम करने के हवाले से आप लोग जो बातें बता रहे हैं, वो इकदामात सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो हमें ज़मीन में नज़र क्यों नहीं आ रहे, ग्राउंड पर नज़र क्यों नहीं आ रहे? लोगों के किचन बेहतर नहीं हो रहे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस वक्त कर रहे हैं, हम इस वक्त ये कर रहे हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जैसे मैंने आपको बताया कोविड के बाद हमने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कोविड के दौरान वो हमने खुली रखी। हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर, क्योंकि डेली वेजर्स उससे कनेक्टेड थे, हमने उसको कंटिन्यू रखा। अब है ये कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर परफॉर्म करे, इसका मतलब है अवाम जो है उनको एटलीस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। टेक्सटाइल सेक्टर आपका 100 नए यूनिट्स लग रहे हैं, वहां पर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। रीजन ये है कि अब हमने जिस तरह पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी को, टैक्सेस को अपने कम करके इंटरनेशनल जो पेट्रोल प्राइसेस का, जिसे कह लें कि अवाम के ऊपर जो बोझ पड़ना था उसको कम से कम करें। बिल्कुल इसी तरह से हम टारगेटेड सब्सिडी देने लगे हैं, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, दालों के ऊपर, घी के ऊपर हम तकरीबन कोई अपने टैक्सेस, हुकूमत अपने टैक्सेस कम करके कोई 40 से 50 रुपए का रिलीफ उसमें देने लगी है। आटा इंशाअल्लाह ताला 55 रुपीस के ऊपर हर किसी को दस्तयाब होगा, और हम सिर्फ गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करें कि वो जल्द अज जल्द अपनी गंदम रिलीज करना शुरू करें। शुगर केन की क्रशिंग स्टार्ट होने लगे। शुगर केन हमारी तकरीबन कोई 1.5 साल की इस दफ़ा शुगर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। हुकूमत जो दावे कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके असरात आवाम की ज़िंदगियों पर भी नज़र आ रहे होंगे और आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल रहा होगा, क्योंकि महंगाई बढ़ी है लेकिन अखराजात भी बढ़े हैं, आपकी आमदनी नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ा मसला ये है, और बाइंग पावर जो है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, कम। इसी वजह से तो शहरी जो है वो परेशान है, लेकिन हम उम्मीद यही जाहिर कर सकते हैं या हम दुआ गो हैं कि जो इकदाम किए जा रहे हैं महंगाई को कम करने के लिए, उसके समरात जल्द से जल्द आवाम तक पहुँचे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात को बार बार अज़्म भी करते हैं, इजहार करते हैं कि वो मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग लड़ते रहेंगे, मगर उनका ये ख्वाब उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता जब तक मुल्क के सारे ताकतवर जो तबके हैं खुद को कानून के ताबे नहीं समझते। अच्छा, इस वक्त हमारी हालत ये है कि कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिहाज से पाकिस्तान फहरिस्त में 130वें नंबर पर है, जबकि जनूबी एशिया की रैंकिंग में पाकिस्तान आखिर से सेकंड आया, दूसरा। बिल्कुल ऐसा ही। और नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल, श्रीलंका, भारत है, बांग्लादेश है, ये कानून की बालादस्ती के मामले में पाकिस्तान से बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर हम देखें खित्ते में कारकर्दगी पर भी पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान का ही सिर्फ नंबर आता है। करप्शन देख लें तो बुनियादी हकूक देख लें, अमन आमा की सूरत हाल देख लें, सलामती देख लें, तो इसमें भी हमारा जो है वो कारकर्दगी हमारी ख़राब ही हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान जो है हर तरह से पीछे ही नज़र आएगा आपको। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मीडिया की कैटेगरी में 139 में से पाकिस्तान का नंबर 89 है। करप्शन में पाकिस्तान की 123वीं पोजीशन है, जबकि बुनियादी हकूक़ के मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग 126 है। अब ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करनी है। फील्ड आर्ट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान का 139 ममालिक में से 130वां नंबर होना सर क्या जाहिर कर रहा है? क्या ये कोई अचंभे की बात है या फिर नहीं ऐसा ही चलता आ रहा है? इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? ये बात बहुत अफसोसनाक है और शर्मिंदगी की है, लेकिन अचंभे की नहीं है, हैरानी नहीं है। इसलिए कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में ताकतवर तबके किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको तोड़ते मरोड़ते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। खा वो इदारे हों, खा वो अफराद हों, खा वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट से बाहर लोग हों, जिसके पास जितनी ताकत है उसी निस्बत से वो पाकिस्तान के अंदर कानून को अपनी मर्ज़ी से मोड़ लेता है। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है, तजुर्बा है, और इसमें इमरान खान साहब की हुकूमत के आ जाने के बाद से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। थोड़ी सी डिटीरियोरेशन हुई है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हुई, और अक्रॉस द बोर्ड डिटीरियोरेशन है। हर 8 फैक्टर्स के अंदर डिटीरियोरेशन हुई है इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़माने में। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर कार्ड है। इसके बारे में वो ये भी नहीं कह सकते कि ये पुराना डाटा कलेक्ट हुआ है, रीसेंट डेटा है। हर साल इसका अलग से सर्वे होता है, तो ये पिछले 1 साल के सर्वे की बुनियाद के ऊपर ये स्कोरिंग है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। आपने बिल्कुल सही कहा, जनूबी एशिया के 6 ममालिक में हम 5वें नंबर पे हैं, सिर्फ अफगानिस्तान से थोड़ा सा बेहतर हैं जी, तो कुछ अरसे में स्लिप ना हो जाए हम। सही। अहमद बिलाल साहब, देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस तरह से डिटरमिन होता है? क्या इसमें महज अदालतें आती हैं या फिर पूरा मुल्क निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें पूरे मुल्की निज़ाम का जायज़ा लिया जाता है। इसके 8 बुनियादी तौर पे फैक्टर हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि हुकूमत के ऊपर उसकी मनमानी करने के ऊपर कोई रोक टोक है किसी दूसरे इदारे की या नहीं। और वो इदारों में अदालतें आती हैं, पार्लियामेंट आती है, कोई आपके अम्बड्समैन आते हैं, आपकी ये जो ऑडिटर जनरल का ऑफिस आता है, इस तरह के इदारे आते हैं। तो वो इदारे कितने इफ़ेक्टिव हैं ये उसके अंदर शामिल होता है। फिर करप्शन कितनी कम हुई या ख़त्म हुई है, कितनी एब्सेंस ऑफ करप्शन एक दूसरा फैक्टर है। फिर ये बताते हैं कि हुकूमत कितनी ओपन है, उससे मालूमात ली जा सकती हैं। अभी आपके सामने तोशा खाना का केस है, जिसमें चीज़ों को छुपाया जा रहा है, बावजूद इसके कि हुकूमत दावा ये करती थी कि सबसे ओपन हुकूमत होगी, और इसी ने राइट टू इंफॉर्मेशन के कवानीन एक्चुअली मुतारफ़ कराए थे। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो भी हमारा फैक्टर ख़राब है। हमारे बुनियादी हकूक़ की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है, हमारे सिक पर्सनस के मामलात जो है वो हमारे बुनियादी हकूक़ के बारे में एक बहुत अफसोसनाक तस्वीर पेश करते हैं। क्योंकि कि आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी एक फैक्टर है। फिर आपकी
रेगुलेशन कैसे हो रही है। मसला आपकी ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, का वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रेगुलेटरी एजेंसी हों और वो पेट्रोलियम वगैरह की हों, और फिर आपका जस्टिस सिस्टम है, आपका सिविल जस्टिस, आपका क्रिमिनल जस्टिस, तो ये 8 फैक्टर हैं और इसकी सारी चीज़ों को उनको मुतालिया करते हैं, पब्लिक ओपिनियन का सर्वे करते हैं, एक्सपर्ट्स का सर्वे करते हैं, उनकी राय लेते हैं, फिर सबको मिला के ये बुनियादी तौर पे इंडेक्स बनता है। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं, मौजूदा गवर्नमेंट हो, इंडेक्स को हम देख लें, पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो देख लें, या गुज़श्ता हुकूमतें हों, नंबर्स तो खा कभी भी हमारे इतने बेहतर नहीं रहे हैं, अच्छे नहीं रहे हैं, तो क्या इन रिपोर्ट्स का गवर्नमेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको देखती हैं, स्टडी वगैरह की जाती है, इस पर कोई हिकमत अमली बनाई जाती है? यहाँ पर ऐसा टेम्परामेंट ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है कि इन रिपोर्ट्स के ऊपर भी कुछ स्टडी कर ली जाए? बिलूम रवैया ये होता है कि इन रिपोर्टों को डिसमिस करने के लिए मुख्तलिफ वजूहात तलाश कर ली जाती हैं। ये पुराना डाटा है, ये बायस्ड है, ये मगरबी दुनिया है जो हमारे बारे में नेगेटिव राय रखती है, वगैरह वगैरह। आप तमाम चीज़ें करेंगे लेकिन आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे और अपना तनकीदी जायज़ा नहीं लेंगे। हुकूमतें बहुत कम करती हैं। हुकूमतों को चाहिए कि इससे फ़ायदा उठाएं, इन चीज़ों को पढ़ें, इसके लिए स्पेशली एक सेल मुकर्रर करें जो इसका जायजा लेने के बाद कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करे। ये काम करना चाहिए ना हुकूमत को। बायसेस भी होंगे, कभी होती हैं, लेकिन इसको टोटली डिसमिस कर देना इस बुनियाद पे कि ये बायस्ड है, ये दुनिया से आई है, ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अहमद बिलाल साहब, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको बेहतर करके हम इंडेक्स में ऊपर आ सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं? कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको अपनाने से पाकिस्तान ऊपर आ सकता है? देखिए, ये तो बहुत सी चीज़ें हैं, चूँकि इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है हमारे सिस्टम में। अब मिसाल के तौर से एक चीज़ मैं कहता हूँ, चूँकि हम पार्लियामेंट के साथ बहुत काम करते हैं जी, ये लो हैंगिंग फ्रूट कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि पार्लियामेंट में हमारी कारकर्दगी एज ए कंस्ट्रेंट ऑन गवर्नमेंट दूसरे हमारे 7 फैक्टर्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है। तो इसका मतलब है कि अगर हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की कारकर्दगी को बेहतर कर लें और वो हुकूमत का एहतसाब करें, हुकूमत की कारकर्दगी पे निगाह रखें, अपनी रेगुलरली मीटिंग्स कन्वीन करें, तो मेरा ख्याल है वो निस्बतन एक आसान काम होगा। अदालती निज़ाम को दुरुस्त करना तो ज़रा मुझे मुश्किल काम और टाइम कंज्यूमिंग लगता है, हालांकि बहुत ज़रूरी है, लेकिन पार्लियामेंट अपना काम बेहतर कर सकती है। हम बहुत खर्च करते हैं उसके ऊपर, तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। और फिर आप बजाय इसके कि मीडिया के ऊपर मज़ीद कंट्रोल बढ़ाएं, उनकी आज़ादी का एहतराम करें, तो वो भी एक दूसरा तरीका हो सकता है अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने का। और सबसे बुरा हालत हमारी लॉ एंड ऑर्डर की है, उसमें हमारा स्कोर बाकी 8 फैक्टर्स में सबसे बुरा है। तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर हम पुलिस के आईजीज़ को और चीफ सेक्रेटरीज के तबादले रोज़ रोज़ ना करें और उनको टिक के काम करने दें, हो सकता है कि इससे हमारी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो जाए परफॉर्मेंस की। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात थे। आम आदमी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसको अपने इंसाफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है वो, और वो जो भी निज़ाम है यहाँ पर कानून का, इंसाफ का, उस पर भी आवाम यकीन नहीं रखते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि वारदातें हो जाती हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, छोटी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लोग रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं जाते कि पता नहीं कितनी परेशानी हमें इस चीज़ की होगी, और फिर अदालतों के चक्कर काट कर 40-40 साल बाद जाकर इंसाफ मिल रहा होता है। और उस वक्त कई ऐसी ख़बरें आ जाती हैं कि जी के मरहूम 10 साल पहले जो है वफात पा गए थे और आज उनका फैसला हो रहा है। तो और अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी असामियाँ हैं या बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, वो तो बड़े से बड़े काम कारनामे से अंजाम देकर भी निकल जाते हैं अदालतों से, लेकिन जो गरीब है, जो छोटी सी चोरी के जुर्म में भी सालों जो है वो अंदर गुजार देता है। तो ये हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर भी सवाल उठ जाता है इस तरह से कि क्यों, मतलब किस तरीके से हमारे मुल्क में बेहतरी फिर आ सकती है। बिल्कुल ऐसे। वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी हर तकरीर में तकरीबन इस बात का जिक्र छोटे चोरों के हवाले से जो इशाल ने बात की है इस पर करते रहे हैं, लेकिन इंडेक्स के मुताबिक ये नज़र आ रहा है कि उसमें कोई बेहतरी नहीं है, ये कोई ऐसी पॉलिसी सामने हमें नज़र नहीं आ रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं और माहों की बात कर लेते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए हमेशा परेशान हमें नज़र आ रही होती हैं, बहुत कंसर्न्ड होती हैं और अपने बच्चों को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए
घरेलू टोटके भी वो बहुत ज़्यादा आजमाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अगर माँ नहीं आजमा रही होती ना तो दादियाँ नानियाँ ज़रूर आजमा रही होती हैं। तो उन्हीं टोटकों में मतलब जदीद भी है और पुराना भी है। मालिश या मसाज ऐसा जादुई अमल है जो बच्चे में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के साथ साथ उसे फरहत भी बख्शता है और बच्चों को नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर मसाज आपने कर दिया तो बच्चे लंबी नींद सोते हैं, इंजॉय भी कर रहे होते हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है, वो नींद बड़ी अच्छी लेते हैं। अच्छा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इवन एक घर के अंदर जब नानी दादी कर रही हो या बच्चे की माँ जो है मालिश कर रही हो, माँ मालिश कर रही हो, तो नानी दादियाँ कहती हैं नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम हमें दो, तुम गलत कर रही हो, ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इससे बुरे असरात पड़ते हैं बच्चे की सेहत के ऊपर। नानियाँ दादियाँ लगाती है ना, माँ का तो दिल दहल जाता है। माँ वैसा हाथ नहीं लगा सकती है। फिर क्या सीने पर मालिश किस तरह से करनी चाहिए, बच्चे की बैली पर मालिश किस तरह करनी चाहिए, बैक पर मालिश किस तरह करनी चाहिए, तो वो जो तरीका है उसके ऊपर कंफ्यूजन ही रहती है। माएँ खास तौर पे अवॉइड करती हैं आजकल के जी कि नहीं ये हमसे शायद नहीं हो पाएगा, ये कोई बुजुर्ग वाकई कर ले। मसाज भी एक ट्रिक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मसाज नहीं करना आता तो आप कुछ गलत भी कर सकते हैं। कोई ऐसी वेन पुल हो जाती है, कुछ भी होता है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका कार जो है वो जानना जरूरी है। एज क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र से कर लेना चाहिए, इसके फ़वाइद क्या हैं। तहकीक से तो जी मालूम हुआ है कि जी तेल से की जाने वाली ये मालिश जब दुरुस्त अंदाज में की जाती है तो उससे बच्चे के वजन में भी इजाफा होता है, बच्चा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच जाता है और हलाकतों की शरह भी 50% तक गिर जाती है। सही। और माहिरीन सेहत ये भी कहते हैं कि मालिश से बच्चे की अंदरूनी तकालीफ दूर हो जाती हैं, पेट का दर्द जैसे या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। बच्चे पहले के मुकाबले में ज़्यादा फॉल हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी नन्ही मुन्नी और नाजुक हड्डियाँ जो है वो भी मजबूत हो जाती हैं और ताकत भी उनमें आती है। तो ये हड्डियाँ जो है मजबूत हों, ना कि हम उनको गलत तरीके से प्रेस कर रहे हों, दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मालिश कर रहे हों, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर अली साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, ये सब कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये हर घर में प्रैक्टिस तो आम है लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी हैं। सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि बच्चों को मालिश करना किस उम्र से शुरू कर देनी चाहिए? थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया और मुझे इनवाइट किया, थैंक यू फॉर दिस। देखिए, जैसे आपने राइटली अपनी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन में बताया कि ये डिपेंड करता है कि कौन मालिश कर रहा है ना। जैसे ये देखें, है तो ये ट्रेडिशनल है, तो अगर ये ट्रेडिशन इतनी पुरानी सदियों से चली आ रही है तो डेफिनेटली इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, तो ये चली आ रही है ना। तो जैसे अभी आपने बताया और रीसेंट रिसर्च भी है, अभी एक वो 2019 में ताइवान में उन्होंने एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया न्यूबॉर्न बेबीज के ऊपर ना। वो बच्चे जो कि जिन और बीमारी ना हो, जैसे ये तो नहीं है एक बच्चा है जिसको अभी को सांस की बीमारी है या उसको दिल की बीमारी है, वो दाखिल है तो हम उसकी मालिश करनी शुरू कर दें। पर एक स्टेबल बच्चे जो होते हैं जैसे, तो उन्होंने उसका बल्कि ये भी बताया कि कितनी आपने पावर के साथ उसकी मालिश करनी। ये नहीं है कि उसको जैसे आप जाते हैं कि बहुत ज़ोर से पेट के अंदर दबाना शुरू करते थे कि जैसे जी हम इसका कोई ना कोई ऐसे कोई चीज़ निकाल देंगे इसके अंदर से। तो कोई यानी कि हर काम को करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है ना। मैं कोई स्पा या कोई इस तरह का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने जैसे इसको रिव्यू भी किया रिसर्च को सारा, तो रफली वो कहते हैं जैसे आपके घर में एक वेइंग मशीन होती है ना, जैसे किचन में पड़ी होती है, तो आप हाथ लगाते हैं तो उसके ऊपर जब दबाते हैं तो वेट देखते हैं। तो 300 ग्राम, यानी अगर फर्ज करें आप न्यूबॉर्न बच्चे जैसे न्यूबॉर्न बच्चे के को मालिश करने शुरू करें तो इससे ज़्यादा पावर ना लगाएं, क्योंकि आप ये ना हो कि उसको डैमेज कर दें, वो चीज़ आप निकाल ही लें। और जैसे आपने राइटली कहा कि स्किन तो हमारी बॉडी का एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। जैसे हमारी जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, स्किन देखे ना, सर से लेके पांव तक स्किन इज अ बिग ऑर्गन इन द बॉडी, और ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। तो इसमें जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं इनमें माइक्रोबायोम जैसे यानी कि बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारी फाइट करती हैं बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। तो देखिए वैसे एक फिजिकल बैरियर तो है ही है हमारी स्किन। तो अगर आप इसको जैसे कोकोनट ऑयल है या इवन MCT ऑयल है या और भी डिफरेंट ऑयल अवेलेबल है मार्केट में, तो आप उसके साथ अगर बच्चे का, उन्होंने जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया ताइवान में, तो उन्होंने एक रैंडमाइज कंट्रोल प्रॉपर ट्रायल किया जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने बस करें उनको MCT ऑयल से मालिश की, एक को वेस्ट से मालिश की और एक को नहीं की। तो जब उन्होंने देखा कि डिफरेंस था, विद इन 7 डेज वेट गेन प्रॉपर ज्यादा हुआ उन बच्चों का जिनका ऑयल के साथ मसाज किया गया। वही मैंने जो शुरू में बताया कि वो प्रॉपर करना, ये नहीं है कि बिल्कुल रूड तरीके से करना है। और वो बच्चे जिनको सिर्फ मसाज किया गया उनमें, और वो बच्चे जिनको ऑयल के साथ मसाज किया गया, उनकी वेट
इंक्रीज हुआ, उनकी जो है बीमारी, मॉर्बिडिटी और जो डेथ है वो बहुत कमी, यानी कि 50% तक उन्होंने डिफरेंस देखा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये ट्रेडिशनल है, सदियों से चला आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका तो फायदा है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन आपने जो बात की अपने स्टार्ट में भी कि ये नहीं करना चाहिए कि आप बहुत सख्त हाथ लगा रहे हैं, अब कैसे पता चले कि मसाज का असल तरीकाकार क्या है? क्या पेरेंट्स को कहीं से सीखना चाहिए? और फिर दूसरी बात की, जब मसाज, आप खुद मसाज सेंटर में जाते हैं तो वो ट्रेंड लोग होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर प्रेशर बिल्ड करना है, कहाँ पर ज़रा सॉफ्ट हैंड रखने हैं, तो वो किस तरह से किया जाए? और फिर जैसे हमजा ने आपसे पूछा कि एज क्या हो सकती है परफेक्ट एज जब से आप बच्चे का मसाज करना शुरू कर सकते हैं? देखिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एज की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ना, जैसे मेरी प्रैक्टिस में जब माएँ आती हैं, जब न्यू बॉर्न बेबीज को डील करते हैं कि आप रोजाना नहलाएं, तो वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी सर्दियों में कैसे रोजाना नहलाएं। लेकिन इनडायरेक्ट वे है। तो अगर आप फर्ज करें, अगर आप उसका डेली अगर ऑयल के साथ मसाज करते हैं, आपने पूछा है ना कि कहाँ कहाँ करना है, आपने कोई उसकी नर्व नहीं छेड़नी, आपने कोई इस तरह का वो जो टिपिकल जादुई काम नहीं करना है। आपने सिंपल क्या करना है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, बैक है एंड लिम्स है, बाजू है, टांगे हैं। अगर आप उसके ऊपर यानी कि एक मिनट भी लगा लें, 1 मिनट बहुत ज्यादा होता है जब आप कभी किसी की मालिश करते हैं, तो अगर आप सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर 1 मिनट लगा लें और ऑयल की क्वांटिटी, जैसे वो कहते हैं ना कि आप देख लें कि 3-4 स्पून है तो पूरी बॉडी के ऊपर लग जाएंगे। आधा घंटे मसाज करने के बाद बच्चे को नहला दें तो बच्चा आपका फ्रेश हो जाएगा, स्किन उसकी जो है ना वो ये नरिशिंग हो जाएगी, है ना। तो देखिए ना, इसकी जैसे फर्ज करें न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, उनको क्रेडल कैप यानी कि सर के ऊपर कोई थोड़ी सी, जैसे नहीं होता कोई एक्जिमा तरह की चीजें आ जाती है, तो उसके ऊपर ऑयल लगाते हैं, लिप्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ऑयल लगाते हैं, उसके बाद उसको आप बाथ दे देते हैं, तो रिफ्रेशिंग है ना। तो इसका ये है कि एक तो ये कि बॉडी पूरी पार्ट के दो, और पावर की जैसे आपने बात की, देखें अगर तो कोई बहुत ही ज़्यादा इसको टेक्निकल तरीके से जाना चाहता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि घर में जो आपके किचन में वेइंग स्केल पड़ा होता है ना, उसके ऊपर आप हाथ लगाएं, हाथ लगा के दबाएं ना, तो आपका वेट का आता है, कितना आता है कि जी 100 ग्राम हो गया, 200 ग्राम हो गया, 300। अगर न्यू बॉर्न बच्चा है ना, उसको 200-300 ग्राम से ज्यादा, यानी ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो नौमौलूद होते हैं 3 माह तक के बच्चे, डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि इनके एब्डोमेन में या इनकी बेली पर जो है ज़्यादा प्रेशर ना डालें, कोशिश करें कि उनको प्रेस ना किया जाए। तो जब उनका मसाज कर रहे हों तो फिर क्या ख्याल रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो नौमौलूद हैं, 3 माह तक के बच्चे हैं? इसमें यही मैंने जैसे अभी आपको बताया ना कि एक चीज होती है ना, जैसे आप कैसे कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि जी टेम्परेचर कितना रखें कमरे का, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रल थर्मल एनवायरनमेंट, कि जितना आप टेम्परेचर समझे कि नॉर्मल है, वही आपके लिए भी नॉर्मल है, बच्चे के लिए भी नॉर्मल है। अब जब आप किसी बच्चे की मालिश करते हैं तो आप खुद सोचें ना कि अगर आप अपने जिस्म पे हाथ लगाते हैं और जोर से लगाते हैं तो आपको खुद ही पता चलता है। तो वही आपने सॉफ्ट डेलिकेट तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो आप इसको 300 ग्राम वेइंग स्केल से अगर आप करना चाहते हैं तो उसको आप देख लें कि कितना का आपने दबाया, नहीं तो दूसरा ये कि आप नॉर्मल तरीके से ज्यादा ना दबाएं। मेन मकसद तो आपका मालिश करना है ना, तेल को स्किन के ऊपर लगाना है ना, उसको दबाना है। ठीक है, तो दबाने से डैमेज हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बंदा जो है ना वो इम्प्रॉपर वे से, जैसे वो कहता है कि मैं इसकी कोई चीज निकाल दूंगा, मरोड़ निकाल दूंगा, फलां निकाल दूंगा, हवा निकाल दूंगा, ऐसे नहीं होता। जस्ट आप उसको बॉडी मसाज करेंगे, बच्चा एंजॉय करेगा इसके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बच्चे के पेट में अगर दर्द है तो हल्का सा मसाज कर दें, या फिर बच्चे को मसाज करें तो उसकी नींद बहुत अच्छी हो जाती है, दौरानिया बढ़ जाता है। तो क्या ये मिथ्स है या ये भी बातें सच हैं? देखिए, इसको अब ये कहना है कि कोई हमको क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास हुआ हो, वैसे जो मैंने जो रिव्यू लिटरेचर किया है तो उसमें तो डेफिनेटली उन्होंने बताया है कि इवन बच्चे के पेट के दर्द की बेहतरी हो जाती है, बच्चे के विंड खारिज हो जाती है, उसके बाद बच्चे को नींद सही आती है, बच्चे की भूख बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कोरिलेट की हैं। मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, कोई इसमें मेरा पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं, लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बच्चे की मालिश करते हैं, उसके बाद उसको बाथ देते हैं, बच्चा फ्रेश हो जाता है। और आप खुद भी अपने आप को देखें, जो चीज़ें आपके लिए हैं वही बच्चों के लिए हैं। आप खुद देखें, अगर आप नहाते हैं, नहाने के बाद फ्रेश हो जाते हैं, खाना खाते हैं, आपको अच्छी नींद आती है, तो इट अप्लाइज सेम टू द चिल्ड्रन ना। उनकी भी तो देखें ना, फिजियोलॉजी सेम है। डेफिनेटली इट इज बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात करते हैं कि मालिश की जा सकती है और ज़्यादा ज़ोर के हाथ ना लगाए जाएं, उनको
मजबूत जो है वो वक्त के साथ खुद होते चले जाएंगे, और आप चाहते हैं कि वो बड़े बॉडी बिल्डर टाइप के बच्चे बने तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जोर के हाथ ना लगाएं और मालिश नानी और दादियों के हाथ में ना दें बच्चे को, माएँ खुद जो है वो सॉफ्ट हैंड से उनको मसाज दे दें, ज़्यादा बेहतर। जब नानियाँ दादियाँ आगे से ये कह देती हैं कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो ना, तुम्हें भी हमने ही पाला है, हम लोग ही करते रहे, तो फिर आपके पास कोई आर्गूमेंट खैर नहीं रह जाता। मालिश करें, लाजमी तौर पर बच्चों की मालिश करें, उससे बेहतरी जो है उनकी तबीयत में भी आ रही होती है, उनकी नींद भी कुछ बेहतर होती है, जो स्टडीज बताती हैं। और ये सिर्फ माँ नहीं बाप भी कर सकते हैं, मसाज ही करना है बच्चे का, तो बापों को भी ये जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। इस बात के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अवाम बरसों से महंगाई की आग में तो जलते आ रहे हैं, अब इसकी तपिश मुल्क की सियासी क़यादत भी महसूस कर रही है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सिर्फ एक दूसरे पर तनकीदी वार करने के लिए, तनकीदी निश्तर बरसाने के बिल्कुल लिए। ऐसा ही है। हुकूमत महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने के जतन कर रही है, तो अपोजिशन जमातें इसको हुकूमत के खिलाफ खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाक पर बरस पड़े, और उनका ये कहना था कि महंगाई के हालात देखकर लगता है कि कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपए से भी बढ़ाना होगी। हाँ जी, PTI की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इस हुकूमत का काम हर चीज़ दूसरों पर डालना है, इनका हर काम झूठ पर मबनी है, इनको अपने अंदर खामियां नज़र नहीं आती। वज़ीर आला सिंध ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। आटा लें, चीनी लें, अभी बिजली की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमतों में जो रोज़ाना इजाफा हो रहा है, उसके साथ साथ जो लोगों की वेजेस हैं या जो लोगों की रिसोर्सेज हैं उनमें खातिर ख्वाह इजाफा। ये थी वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। जवाब देने के लिए कराची से PTI रहनुमा खुरम शेर जमान जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं, और उनका ये कहना है कि सिंध में दीगर सूबों से ज़्यादा गुर्बत है। उनका ये भी कहना है कि शेख चिल्ली के लतीफ़े और मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी, वज़ीर आला सिंध बाजार जाएं, मुर्गी दूध दीगर की कीमतें मालूम करें तो फिर उनको पता लग जाएगा। PTI रहनुमा का कहना है कि सिंध में 75 रुपये फ़ी किलो आटा भी फ़रोख्त किया जा रहा है, जो कि बाकी सूबों से महंगा है। वज़ीर आला ज़रा बताएं कि आखिरी प्राइस कंट्रोल का इजलास उन्होंने कब तलब किया था, जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम शेर जमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना परेशान कर दिया है वफाक ने महंगाई से कि सिंध हुकूमत भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं कि जी कि बड़ी परेशानी हो रही है महंगाई से। क्या कर दिया है सर आप लोगों ने? नहीं, देखिए कुछ चीज़ों को हमने भी समझना है ना, आपने भी समझना है, मैंने भी समझना है और अवाम ने भी समझना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक जो है वफाक से बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि मुर्गी हो गई, गोश्त हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पीने का पानी हो गया, सब्जियां हो गई। ये वो चीज़ें हैं रोज़ाना खाई जाती हैं, आप भी उनसे खाते हैं, हम भी खाते हैं। इन तमाम चीज़ों की कीमतों का वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, जैसे कि कल मैंने एक अपने जानने वाले को कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि सब्जी मंडी में आलू और टमाटर का क्या रेट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आलू का रेट जो है वो सब्जी मंडी के अंदर 35 रुपए किलो है, और टमाटर का रेट, क्योंकि टमाटर आजकल शॉर्ट हैं, ईरान से टमाटर नहीं आ रहे हैं, तो वो 100 रुपए किलो है। मैंने पूछा कि वही मालूम किया कि कराची में शहर के अंदर कितने के रेट हैं, तो पता चला कि 70 रुपए किलो जो है वो आलू है और 160 रुपए किलो जो है वो टमाटर है। तो जब मालूम किया कि भाई जब मंडी के अंदर यही चीज़ 35 रुपये और 100 रुपये है, तो यहाँ पे 70 और 160 क्यों है? बोला कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कहीं पर रेट लिस्ट नहीं लिखी होती है। एक कानून है कि हर जगह पे कमिश्नर की बताई हुई रेट लिस्ट जो है वो हर दुकान पे लगी होनी चाहिए। 55 रुपये रेट जो है वो आज की तारीख में आप अपने शो में कहीं पे पंजाब में पूछे 55 रुपए किलो आटा है, और 75 रुपए किलो आटा जो है वो सूबे सिंध के अंदर मिल रहा है। देखिए हो रहा ये है कि सिंध कोई पूछने वाला नहीं है, और अपोजिशन ने एक तमाशा लगाया हुआ है महंगाई का, तो हर आदमी को मौका मिला हुआ है रेट बढ़ाने का, वो रेट बढ़ा रहा है।
वो कमाई कर रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है। तो क्या मुराद अली शाह की जिम्मेदारी नहीं है कि जो कमिश्नर के बताए हुए खुर्रम साहब अवाम का नुकसान तो हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अवाम जो इस वक्त मिला रहे हैं, लेकिन क्या सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमतों को मिलके एक साथ काम नहीं करना चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से जो नश्तर चलाए जाते रहेंगे, इल्ज़ामात की बुछाड़ की जाती रहेगी तो अवाम तो पिसती रहेगी। क्या दोनों को खड़े होकर काम नहीं करना चाहिए अवाम? नहीं देखिए, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत होती है, जो अमूमन प्रैक्टिस रही है, जिसमें जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क की दुश्मनी तक आ जाते हैं, वो मुल्क से नफरत करने पे आ जाते हैं। उनका मकसद होता है उन्होंने कामयाब होना है। ऑपोजिशन का जो इस वक्त मकसद है ये है कि महंगाई का ड्रामा उनको मिला हुआ है, इसको जितना रचाओ, इस पर जितना शोर मचाओ उनको फ़ायदा होगा, इस पर धरने करो, इस पर एहतजाज करो, ये कोशिश थोड़ी करेंगे। देखें, ये जिम्मेदारी पंजाब के चीफ मिनिस्टर की है कि जो रेट उनके कमिश्नर ने निकाला है लाहौर के अंदर, उस रेट के ऊपर लाहौर के अंदर वो आइटम बिकना चाहिए। इसी तरीके से सूबे सिंध में मुराद अली शाह की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की जो रेट उन्होंने निकाला है उस रेट पे गोश्त, मुर्गी, सब्जियां मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इनको नफरत है, वफाकी हुकूमत से, और ये चाहते हैं कि बदनामी हो, ये जाके चेक ही नहीं करते हैं। इनके कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे हैं, इनके डिप्टी कमिश्नर्स काम नहीं कर रहे हैं, इनके इंस्पेक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम है जाके फाइन करें जो लोग महंगे रेट पे चीजें बेच रहे हैं, उनसे जाके पूछें। आसिफ अली जरदारी से पूछ लेना, ठीक है, सबसे ज्यादा शुगर मिल्स किसकी है सूबे सिंध के अंदर? ठीक है। अगर 25 शुगर मिल्स, ये बताइएगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सूबाई टॉपिक्स हैं, क्यों बेच रहे हैं वो? आप दुरुस्त कह रहे हैं, सूबाई टॉपिक्स हैं ये, कि क्या आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल रखी हैं या नहीं रखी हैं? आप मंडी वाली जो बात कर रहे हैं ये बातें दुरुस्त हैं, ये तमाम सूबों के अंदर हमें इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, अगर पौने 2 साल वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा करती नज़र आ रही है, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी पूरे करते हुए फ़िलहाल नज़र आ रही है, बल्कि ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। ऐसे हालात में जब सिंध हुकूमत ये कहती है कि जी कि हम तो ये सोच रहे हैं कि मज़दूर की जो उजरत है उसको ही बढ़ा दिया जाए, और बहुत हालात ख़राब हो गए और वफाक की वजह से हालात ख़राब हो गए हैं, और ये हो गया वो हो गया, ऐसे में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम नहीं कर रही हैं तो किस तरह से सिंध हुकूमत पर प्रेशर डाला जाए कि ये तो आपकी कोताही है, आपकी कोताही की वजह से महंगाई आपके सूबे में ज़्यादा है? इन नालायकों से अब ये पूछें कि जो इन्होंने 25,000 रुपये मंथली की जो सैलरी रखी है, क्या उसको इम्प्लीमेंट करा सकें? इनका सबसे बड़ा मसला ही इम्प्लीमेंटेशन है। ये वो हुकूमत है जो अपनी 13 साल से हुकूमत होते हुए इनके जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। कौन सी तनख्वाह इन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दी, कौन से ट्रेडर्स के ऊपर जाके करवा दी? देखिए, यहाँ पे सूरत हाल बहुत बुरी है। आप तो इन्फ्लेशन के ऊपर जो शो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपका चैनल पिछले 2-3 महीनों से कर रहा होगा ना, 4 महीनों से कर रहा होगा, हम एग्री कर रहे हैं, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन सूबे सिंध में पीने का पानी आप खरीदते हैं, सूबे सिंध में गवर्नमेंट जो स्कूल है उसकी हालत आप जाके देख लें, मतलब पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में तालीम नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है। हम तो कोई 4-4 दफा हुकूमतें नहीं कर चुके ना पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान तो आज पहली दफा इक़्तिदार के अंदर आए, जब आया तो मुल्क तो आपका जो है वो डिफॉल्ट के ऊपर जा रहा था, वो सब चीजें हर कोई भूल गया है। आज इतने जो कर्जे चढ़े वो इमरान खान की वजह से तो नहीं चढ़े। इमरान खान तो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को रूल नहीं कर रहा था, यही 2 फैमिलीज थी जो रूल कर रही थी। तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर ऑल ऑफ अ सडन क्यों आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क फिर भी संभाला हुआ है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। कोविड से निकले हम बाहर, पेट्रोल पाकिस्तान की जमीन से नहीं निकलता है, पेट्रोल बाहर से लिया जाता है। LNG हमारी जमीनों से, समंदर से नहीं निकल रही है, कतर से खरीदी जाती है। अगर इंटरनेशनली पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, गैस के रेट बढ़ेंगे, तो हमारे पास कोई चॉइस बचती नहीं है, हम क्या करेंगे? आप बताएं क्या अरबों डॉलर के ज़खायर जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान में हमारे लिए छोड़ के गया था, जो हमारे पास पड़ा हुआ बैंकों के अंदर कि हम सब्सिडीज दे के मुल्क को चला सकेंगे। सो बहुत आसान है तनकीद करना, ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, ये सियासत उस हद तक नफरत कर रहे हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखें, इमरान खान कहीं नहीं जा रहे हैं, उसके बाद अगले आने वाले 5 साल भी इमरान खान के ही हैं, ये ऐसी शक्लें निकाल के अपनी बैठे रहेंगे। हम काम करें, मेहनत करें, आगे बढ़ते जाएंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मुश्किल वक्त। खुर्रम साहब, सिंध हुकूमत जिस तरह से कह रही है कि मजदूर की मजदूरी जो 25,000 कर दी जाए, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है और सिंध हुकूमत ऐसा कर देती है, तो क्या वफाक पर और दूसरे सूबों पर प्रेशर बिल्ट नहीं हो जाएगा? क्या दीगर सूबे भी इस पर अमल दरामद कर सकेंगे, वफाक भी कर सकेगा? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 2500 ऑलरेडी है, उसको इम्प्लीमेंट तो कराएं पहले आप।
फिर और बढ़ा देना, 25 तो ऑलरेडी की हुई है आपने। इनका मसला सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन का है। ये हर साल कहते हैं जब साल मुकम्मल होता है कि सिंध असेंबली ने सबसे ज्यादा कानून साजी की है। आप जानती हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो बिल्स के ऊपर, जो सबसे ज्यादा कानून के ऊपर जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन है वो सिंध हुकूमत की तरफ से। ये तो कानून बना के सो जाते हैं, इनके कमिश्नर्स काम नहीं करते, इनके सेक्रेटरीज काम नहीं करते, इनका पूरा सूबा जो है वो भरा हुआ था जिन्होंने प्ली बार्गेन्स ली हुई थी, लोगों ने करप्शन करके पैसा जो है नैब को वापस करके बैठे हुए। इनका हशर क्या, इनका हाल क्या आपको पता नहीं, सिर्फ टीवी पे बैठ के बात करते। ठीक है, लेकिन तो आपसे बताऊं, मैंने आपसे पहले कहा था कि 6 महीने के लिए इस सूबे में जो है 6 महीने के लिए इस सूबे में गवर्नर राज लगा देना चाहिए, इनका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आपके पार्टी के लोग ही कराची से ही नहीं मान रहे होते ना, वो जाके वज़ीर आज़म साहब को कहते हैं नहीं ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये 2 साल तो लग रहा है कि फिर आवाम को ज़्यादा महंगाई में गुजारने पड़ेंगे आपके मौक़िफ़ के मुताबिक। पीपल्स पार्टी को तो फ़ायदा होगा कि वो महंगाई करती चली जाए अपने सूबे के अंदर और मलबा आप लोगों पर डालते चले जाएँ। आप लोगों को भी तो कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनानी पड़ेगी ना, अगर वो सिर्फ वफाक को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं तो। नहीं, देखें काम इसके ऊपर चल रहा है। वज़ीर आज़म बड़ी तेज़ी से फिर मीटिंग्स भी कर रहे हैं। आपके वालिदैन को याद होगा, मेरे वालिदैन को याद होगा कि एक ज़माने में राशन कार्ड्स भी यहाँ पे हुआ करते थे और उन लोगों को बड़ी सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो आटा मिल जाया करता था, दालें मिल जाती थी। अब तो ये होता है अगर आप आटे पे सब्सिडी दें तो जो लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो ब्रेड का बिज़नेस कर रहे हैं, जो बंस का बिज़नेस कर रहे हैं या जो बेकरी का बिज़नेस कर रहे हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट उठा लेते हैं बनिस्बत उन गरीब लोगों से। सो इसलिए राशन कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एहसास के जरिए लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है जी, उनको उनकी मदद की जा रही है। सो बड़ा ट्रिकी सिलसिला है सारा ये, लेकिन मैं ये समझता हूँ, ज़ाती तौर पे मेरी अपनी राय है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर, जिस तरह कल भी हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कंसर्न है और इसके ऊपर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, पूरी 1.5-2 महीने के अंदर ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये रहने वाला नहीं है हमेशा के लिए। कुछ चीज़ें जिनको आपने देखना है, देखें आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का क्या रेट है। कल कैनेडा का मैं पढ़ रहा था कि 4% की इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रही है। उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर कोविड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं सारे, ये कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स में आपने देखा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए। एयरलाइन आप देखें कि अगर आज आप दुबई जाते हैं तो 84,000 रुपीज़ की टिकट होगी, जो टिकट आपकी 24 से 25,000 रुपये की होती थी। एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ, कोई इंटरनेशनल एयरलाइन हो। सो ये क्या हो रहा है सिर्फ पाकिस्तान में? हमारा डॉलर भी कुछ डिवैल्यू हो गया ना, हमारा रुपया डिवैल्यू हो गया, डॉलर भी ऊपर चला गया, उसका भी थोड़े से असरात उसके अंदर आ रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है खुर्रम साहब, अगर दूसरे ममालिक में महंगाई ज्यादा है, इससे तो नहीं हुआ ना खुर्रम साहब, अगर दूसरे ममालिक में महंगाई ज्यादा है तो उनकी आमदन भी उसी हिसाब से है। हमारे मुल्क में आमदन देखी जाए तो आमदन भी नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ, इन तमाम मसाइल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ तो नहीं है ना, उन लोगों से सवाल किया जाए जिन्होंने ठीक है। खुर्रम शेरजमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं। मामला ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से पॉइंट स्कोरिंग हमेशा से होती रही है। अपोजिशन जो भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी जब वो अपोजिशन में थी और पहले पीपल्स पार्टी की फिर नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो बातें इसी तरीके से की जाती हैं और मामले को हल की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होती, लेकिन उसको हवा देकर ज़रा अवामी जज्बात जो हैं उनको थोड़ा सा उभारना होता है और हुकूमत के ख़िलाफ़ करना होता है। तो वही एक सिलसिला हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ऑल्टरनेट क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या अवाम के पास कोई ऑल्टरनेट मौजूद है या नहीं, और ऐसी क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि अवाम जो हैं वो थोड़ा सा सुख का सांस ले रहे हैं। अवाम भी इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आखिर वाकई में ऑल्टरनेट है क्या, या उन्हें किस तरफ को जाना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो इस मंझधार से निकल सकें, इस जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उससे निकल सकें। लेकिन अवाम जो है वो फिर बस नज़रें लगा के बैठे हुए हैं, कभी इस सियासतदान के ऊपर तो कभी इसके ऊपर, कभी इस जमात के ऊपर तो कभी इस जमात के ऊपर, लेकिन कोई भी जमात उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही। अभी तक जो है कुछ हालात इतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं आम आदमी के। खैर कुछ IT एक्सपोर्ट्स का जिक्र कर लेते हैं जिसमें ज़बरदस्त इजाफे का सिलसिला जारी है। रवा माली साल में जुलाई से सितंबर के दौरान IT के शोबे में बरामदात $635 मिलियन रही हैं। जी हाँ, यूँ एक समाही में IT बरामदात 42.7% रही हैं। इस हकीकत से इनकार नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के बायस पाकिस्तान की IT की बरामदात में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। मगर आलमी कर्जों के जाल में फंसे मुल्क के लिए
इतना ही काफ़ी नहीं है कि हुकूमत पहला कर्ज चुकाने की बजाय मज़ीद कर्ज के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी तो गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान मतलब कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सामने आया है और बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि IMF के साथ डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी, और साथ वो ये भी बता रहे हैं कि जी मुल्क में जो महंगाई है उसका मवाजना अमेरिका के साथ शुरू कर रहे हैं कि वहाँ पर इतनी महंगाई हुई और पिछले 30 साल में नहीं हुई है। ये सारी बातें की हैं। फिर उन्होंने डॉलर के हवाले से जो बात की है, रेमिटेंसेस के हवाले से बात की है कि कई लोगों को फ़ायदा भी तो हुआ है अगर रुपया डीवैल्यू हुआ है और जो है लेकिन डॉलर अच्छा तो ये होता ना कि हमजा के वो साथ में ये भी बता देते कि हमारे वहाँ के और यहाँ में फ़र्क कितना है। हमारी जो हुकूमत है अपनी मौशी पॉलिसीज़ पर संजीदगी से असर नौ जायज़ा ले, ये भी ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त तक गुर्बत और महंगाई जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म जब तक नहीं होगी तो आवाम का मयार ज़िंदगी हमें बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल। अब IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने बात करनी है ख़ास तौर पर, और उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का रोल कितना है ये भी जानना है, मज़ीद पोटेंशियल कितना है और अभी भी किन मुश्किल सामना है। हमारे साथ मौजूद हैं पाशा के साबिक सदर बुरकान सईद साहब। बुरकान सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। IT एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपसे गाहे बगाहे हम बात करते रहते हैं, ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं या फिर वैसे पाकिस्तान में रुझान इस तरफ है, और मज़ीद इजाफा क्या मुतवक्के है, आपको उम्मीद है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। हम ये बात अक्सर करते रहते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप इट्स लाइक ऑयल। तो फॉर एग्जांपल आपके पास जितने लोग हैं, अगर आप 1 लाख लोग हैं उनकी सर्विस को आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपने कोई डॉलर इम्पोर्ट, कोई मशीनें इम्पोर्ट नहीं करनी, और वो सारा का सारा पैसा मुल्क यूज़ कर सकता है अपने कर्जे देने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर को तो गवर्नमेंट फी के और पाकिस्तानी रुपीज़ ही देती है। तो ये बड़ा अच्छा सेक्टर है पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये हमारे डॉलर के मसले को भी हल कर सकता है और दूसरे ये हमारे यंग लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है। और डेफिनेटली अगर हमारे पास आज 8-10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा मुल्क के अंदर आ जाएँ तो हमें किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने अवाम पर टैक्सेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है इस सेक्टर का कि ये सिर्फ और सिर्फ नेट एक्सपोर्ट का सेक्टर है। आपने जो सवाल किया, मैं चाहता हूं कि खान साहब अगर हम देखें तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो IT की फील्ड है या IT का शोबा है वो बहुत ही हम उसमें तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी IT के तलबा हैं वो डिग्री हासिल करते हैं, डॉक्टर्स हैं, बाकी शोबे भी हैं, लेकिन जो IT के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री हासिल करने के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं, जिससे ब्रेन ड्रेन भी हमें देखने को मिलता है। इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? क्या होना चाहिए, ऐसे मौके यहाँ पर पैदा नहीं करने चाहिए कि स्टूडेंट्स इतने काबिल दिमाग जो बच्चे हैं वो बाहर जाने के बजाय यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करें, यहाँ पर अपने जो खदमात हैं वो दें? देखिए जी, दोनों चीज़ें मुल्क के लिए बेनिफिशियल हैं। अगर एक बच्चा मुल्क से बाहर चला जाता है और जाके फेसबुक पे, गूगल में या किसी बड़ी कंपनी में, एसेंचर में काम करता है जाके और पाकिस्तान में वैल्यूबल फॉरेन एक्सचेंज भेजता है तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर वो बच्चा पाकिस्तान में रह के काम करता है तो वो भी बेनिफिशियल है। हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये करने की ज़रूरत है कि हम हर साल 1 लाख से 2 लाख लोगों को तैयार करें और ऐसे प्रोग्राम्स क्रिएट करें। इस पे यूक्रेन, इंडिया ने बहुत मेहनत की है और वो इस वक्त मिलियंस ऑफ लोगों को तैयार करें, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स पूल है, और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपके इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर्स हैं और जो डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, आप उनको भी तैयार कर सकते हैं 6 महीने से साल के कोर्सेज करा के। और क्या है कि अगर वो बच्चा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके 50,000 की नौकरी के लिए फिर रहा है, अगर उसको 6 महीना साल लगा के ट्रेन कर दिया जाए और वो साल बाद, 2 साल बाद लाख रुपए अर्न करना शुरू कर दे, तो ये इससे बच्चे को भी फ़ायदा है और मुल्क को भी फ़ायदा है। तो कोई हमें इसमें हर्ज नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है। एज एन इंडस्ट्री डेफिनेटली हम चाहेंगे कि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। मुल्क के लिए ये बेहतर है कि लोग बाहर जाएं और बाहर जाके वो काम करें और एज अ पाकिस्तानी ब्रांड पाकिस्तान का नाम मशहूर करें। आज इंडिया के लोग पूरी दुनिया में बड़ी पोजीशंस पे डिफरेंट कंपनी में हैं, तो वो इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं या इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। और ये अगर पाकिस्तान में होगा और हमारे लोग बाहर जाएंगे और हमारे लोग काम करेंगे तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और उससे हमें ही फायदा होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा काम देना चाहिए। ठीक है बुरकान साहब, एक अहम चीज़ ये भी है कि सहूलतें कितनी हैं। हम IT इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, IT एक्सपोर्ट्स का जिक्र करते हैं, बड़े फ़ख्र से हम बता रहे हैं, लेकिन सहूलियात कितनी हैं? हम ऐसे कई सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं उनको देख सकते हैं कि
सर्विसेज अपनी दे रहे हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरत के जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, अकाउंट्स बाहर हैं, नहीं लेकर आ रहे हैं, कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पर वो सहूलियात नहीं है, कुछ चेक्स ऐसे हैं कि हम नहीं लाना चाहते हैं यहाँ पर। ये कितना बड़ा मसला है और ये मसला हम हल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी कि सहूलियात पिछले साल तक अगर हम कंपेयर करें जो हमारे जैसे ममालिक जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके मुकाबले में कोई सहूलत पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री को नहीं थी। उसके बजाय हमें जो है वो नोटिस का सामना करना पड़ता था और हमें नोटिस का सामना करने के बाद हमें अभी बहुत सारा इशू ये है कि अभी एग्जाम्पशन गवर्नमेंट ने पिछले साल हमें हमारी एग्जाम्पशन जो एक बेनिफिट था एज कम्पेयर टू 10 अदर बेनिफिट जो इंडिया, फिलीपींस और बांग्लादेश में आपको मिलते हैं, वो एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी और टैक्स क्रेडिट रिजीम में हमें ले गए और ये कहा गया कि कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जैसे ही माली साल शुरू हुआ हमें एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स इशू होने थे, हमारे बैंक्स ने हमारा 1% पैसे काटना शुरू कर दिए और 2-3 महीने किसी कंपनी को एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो हमारा राइट था लॉ के मुताबिक वो हमें इशू नहीं हुए, अभी तक नहीं इशू हुए। तो उससे ये हुआ कि इंडस्ट्री कंपनी जो हैं वो डेफिनेटली वो एक परेशानी के आलम में थी कि जी ये पैसे हम पाकिस्तान लाएं या क्या करें। उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि एक पैकेज अनाउंस कर दिया कि हम आईटी इंडस्ट्री को एक स्पेशल पैकेज देते हैं जो 1 महीना पहले अनाउंस हुआ, बट वो भी अभी तक ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो है। सो इसी तरह स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो इंडिया में आईटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंडिया में पिछले साल से एग्जिस्ट कर रही थी, वो पाकिस्तान में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोन्स के नाम से एक और इदारा बनाया गया जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। बट उसमें भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट जिस तरह हमारी इंडस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है और हमें उसमें हमें बेसिकली नहीं पता कि वो आईटी की डायरेक्शन में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर आईटी इंडस्ट्री को सहूलियात दी जाएं गवर्नमेंट की जानिब से तो मज़ीद जो है आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है और ख़ुसूसी तौर पर जो नौजवान काम कर रहे हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा अगर मौके पैदा किए जाएंगे और जो डॉलर्स पाकिस्तान के बाहर पड़े हुए हैं ये नौजवान अपनी मेहनत से कमा रहे हैं वो भी लाने में कामयाब होंगे और पाकिस्तान को ही उसका फ़ायदा होगा। बुरखान सईद साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया भर में आज आयोडीन की कमी से आगाही का दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को आयोडीन की अहमियत से मुतालिक आगाही फ्राहम करना है। तिबी माहिरीन ये कहते हैं कि आयोडीन इंसानी खुराक का एक अहम जुज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है और जिसकी कमी से इंसानी दिमाग और जिस्म की नशोनुमा जो है वो मुतासिर हो रही होती है। आयोडीन इंसानी खुराक का एक अहम मादनी जुज़ है जो बहुत ही कम मकदार में यौमिया बुनियादों पर इंसानी जिस्म को दरकार होता है और ये ना ही कुदरती तौर पर जिस्म में बन रहा होता है ना ही ज़ख़ीरा होता है, ये माहिरीन कहते हैं, इसलिए इसे नमक के साथ मिलाकर इंसानी जिस्म को फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। माहिरीन तिब जो हैं वो ये कहते हैं कि जिस्म में आयोडीन की कमी के बायस इंसानी दिमाग, जिस्म की नशोनुमा जो है वो भी मुतासिर होती है। आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए वो कहते हैं कि मछली खाएं, अंडों का इस्तेमाल करें, समंदरी और दीगर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर आयोडीन की कमी ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह हमजा कह रहे हैं कि ये आपके अंदर ना तो ज़हीरा होती है और ना ही कुदरती तौर पर आपके अंदर बन सकती है, तो इसलिए वो खुराक लें जिससे आपके अंदर आयोडीन की कमी ना हो पाए। फिर हम थायराइड की जब बात कर रहे होते हैं वो हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेहतमंद अफराद में 15 से 20 मिलीग्राम कहते हैं कि होता है ताकि थायराइड ग्लैंड के अफ़ाल को रेगुलेट किया जा सके। सारा मसला है और इसके अगर हम देखें इससे इफ़ेक्ट ज़्यादा कौन हो रहे होते हैं, क्या बच्चे हो रहे होते हैं, मर्द ज़रात हो रहे होते हैं, ख़वातीन हो रही होती हैं, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है आयोडीन, इसी पर हमने बात करनी है। माहिर ग़िज़ाइयत आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद है। आयशा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमें आयोडीन के बारे में बताएं, वैसे ये है क्या, क्यों ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी है?
आयोडीन एक ट्रेस एलिमेंट है जो कि खुराक के अंदर मौजूद तो है लेकिन बहुत कम मिकदार के अंदर, जैसे फ़िश के अंदर, जैसे अभी बात भी हुई कि फ़िश के अंदर मौजूद है या डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, चीज़ या दही के अंदर मौजूद है लेकिन बहुत कम मिकदार में। और तीसरा इसका अच्छा सोर्स आता है आयोडीन मिला हुआ नमक। इसका काम ये है कि ये आपके थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो उसके इंतहाई एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से ओबेसिटी या इंसान के अंडरवेट होने का डर होता है। थायराइड की वजह से अगर आपका थायराइड सही काम नहीं कर रहा, बहुत सारे ख़वातीन में स्पेशली और बच्चों में स्पेशली बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। हाथों पे बगैर वजह के पसीना आना, पाँव पे पसीना आना, ठंडे पसीनों का बेवक्त आ जाना, झुरझुरी रहना, थकावट रहना, हर वक्त अपने आप को लो फील करना, ये आयोडीन की कमी की अलामात या थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर ना फंक्शन ना करने की अलामात हैं। अब जो इसकी विजिबल अलामत आती है वो आती है यहाँ पे गॉइटर, यानी जिसे कहते हैं गिल्लड़ का बन जाना, जो कि एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक तो उनका थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ऊपर से वो यहाँ से जो प्रॉपर जो गिल्लड़ है वो बन जाता है, जो कि अच्छा भी नहीं लग रहा। ये किस स्टेज पर जाके बन जाता है? जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है आपकी बॉडी में, क्योंकि बच्चों में डिजीनेस या फिर आप लेजीनेस तो हम देखने में हमें आती है कि बच्चे बहुत ही वो फील कर रहे होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो उनमें हम ये तो समझ सकते हैं कि आयोडीन की कमी है। तो जो अब ग्लैंड का इस तरह से बन जाना जो आप कह रही हैं, वो किस स्टेज पे जाके? यूजली 40s के बाद ये ज़्यादा देखा गया है, लेकिन ये किसी भी स्टेज पे बन सकता है, बच्चों में भी बन सकता है। यूजली ये 40s के बाद ज़्यादा देखा गया है। प्रेग्नेंट ख़वातीन में या जो ख़वातीन हैं उनमें इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, लेकिन मर्द हज़रात में भी ग्वाइटर का जो है वो बढ़ जाना कुछ केसेस में देखा गया, ज़्यादा ये फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। अब होता क्या है कि जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, वेट एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है, ऊपर से थकावट आपको हर वक्त फील हो रही है, तो वॉक करने का भी दिल नहीं कर रहा होता। फिर जब हम थायराइड टेस्ट कराते हैं तो जी थायराइड की या तो कमी हुई होती है या हाइपर एक्टिव थायराइड जो है वो हुआ होता है। दोनों केसेस के अपने मसले मसाइल हैं और दोनों आपके बेसिकली डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करता है। एक हार्मोन डिस्टर्ब होता नहीं है कि सारे हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और इंसान की पूरी बॉडी पे अगर मुझे लगता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक इंसान की काम करनी चाहिए वो उसके हार्मोन्स है। मुझे ये लगता है कि वो इंसान को कहीं ना कहीं चला रहे होते हैं, कई काम करने चाहिए, कई चीज़ों की आप ये कह सकते हैं, कई सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कई हमारे बहुत सारे कामों के लिए जो है हमारे हार्मोन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हार्मोन्स जब इंसान के डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, मिजाज में अजीब सी एक आप कह सकते हैं तनाव सा, बिल्कुल एक एंगर का जो है वो मसला इंसान में शुरू हो जाता है। अब इसका गलतियाँ क्या होती हैं जिसकी वजह से आयोडीन की कमी होती है? सबसे पहले तो ये कि मार्केट में आयोडीन मिला नमक आता है। हम लोग सुनते बचपन से आ रहे हैं, बचपन से जो लोग टीवी देख रहे हैं, हमारी जनरेशन, हमें पता है आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें, आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। जो चीज़ फैशन में आती है ना, हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। जैसे कि पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट फैशन में आया, हर घर में पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल, हम तो इस्तेमाल ही जी पिंक सॉल्ट कर रहे हैं। अब उससे होगा क्या? आयोडीन की कमी भी। पिंक सॉल्ट फोर्टिफाइड थोड़ी है, उसके अंदर आयोडीन शामिल थोड़ी किया गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइटिंग करनी है, आपको बहुत कीटो का शौक आया है या कोई मसला है, या इवन मैं भी पिंक सॉल्ट रिकमेंड करती हूँ जब ब्लड प्रेशर का मसला होता है। अगर पिंक सॉल्ट आपको रिकमेंड किया गया है तो आपने इस्तेमाल करना है। आपने अपने घर के बच्चों को, अपने घर के दीगर अफराद को पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कराना है। उसकी वजह से आयोडीन की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बच्चों में जब आयोडीन की कमी बढ़ जाती है उनका कद रुक जाता है। हाइट जो है अगर आपके बच्चे की रुक गई है तो एक दफ़ा उसका थायराइड का टेस्ट ज़रूर करा लें। मोस्ट प्रोबेबली वो थायराइड की जाती या कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म भी काम नहीं करेगा, भूख उस तरह से नहीं लगेगी, बच्चे की ग्रोथ उस तरह से रुक जाएगी। एग्जैक्टली। और सिर्फ हाइट तो वो चीज़ है ना जो आपको नज़र आ रही है, उनकी ब्रेन फंक्शनिंग भी रुक जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर थायराइड का मसला आ जाता है तो उनकी पूरी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक आम खातून में अगर मसला आ जाता है तो इनफर्टिलिटी शुरू हो जाती है। अभी इनफर्टिलिटी हो रही है, 100 हार्मोन्स हम और खिला रहे हैं। प्रेग्नेंट खातून को कैसे पता चलेगा कि उसमें आयोडीन की कमी हो चुकी है? क्या कोई टेस्ट करवाना चाहिए? थायराइड का टेस्ट जो है वो सबसे पहले रूल आउट कर देगा कि मसला चल क्या रहा है, और फिर दवाई होती है थायराइड। अच्छा, पाकिस्तान में आमतौर पर किया जाता है फौरी थायराइड का टेस्ट जिस वक्त? अब बहुत अवेयरनेस आ गई है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन हमजा अभी भी मसला ये, हम टेस्ट पे नहीं ना लगाते हम लोग। हमें डॉक्टर ने कोई 20-25 हज़ार के टेस्ट लिख के दे दिए हैं, और मैं कुछ अवाम की भी बात समझती हूँ कि जिस बंदे की आमदनी मंथली 30 वो कहाँ 20-25 हज़ार के टेस्ट। लेकिन अगर टेस्ट वो नहीं भी करवाता, कुछ ऐसी अलामात जो वो अपनी बॉडी के अंदर फील करें फीमेल्स या मेल, तो वो तुक्का होगा। देखिए हाथों पे पसीना आना सबसे बड़ी अलामत होती है कि आपकी
ठंड बहुत ज़्यादा है, दिसंबर का मौसम है, आपके हाथों पे पसीना आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बगैर वजह के भी आ रहा होता है, तो वो कई मुख्तलिफ बीमारियों में की अलामात सेम हो सकती हैं, जैसे थकावट, आयरन की कमी भी हो सकती है, थायराइड की, वो एक असल मसला आ क्या रहा है वो तो। अच्छा, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट का कर रहे हैं और आयोडीन मिला जो हमें नमक मिल रहा है बाजार से, उसके कुछ नुकसानात भी तो होंगे कि लोग उसको अवॉइड करते हैं, आयोडीन मिले नमक को, उसके नुकसानात क्या हैं फिर? सबसे पहले तो ये वो ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है, आयोडीन मिला नमक, हम उनका यूजली 40 के बाद जो है हम यूजली कह देते हैं कि आप अगर आपका ब्लड प्रेशर आया है तो आप आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल ना करें, आप पिंक सॉल्ट पे स्विच करें। दूसरा, ये वाटर रिटेंशन की वजह बनता है। वाटर रिटेंशन की वजह बनने से मुराद ये है कि कई दफ़ा हम सो के उठते हैं, एवं ही मुँह सूजा होता है, मतलब एवं ही आपको लग रहा होता है पफिनेस आई हुई है, रिंग का साइज़, मेरे केस में ये होता है कि रिंग का साइज़ जो है रात को और है और सुबह और है, वाटर रिटेंशन हुई होती है बॉडी के अंदर, जिससे आपके पूरी मेजरमेंट्स, कपड़ों की मेजरमेंट्स भी इवन जो है कई लोगों में, जैसे कल मैं एक शो पे बैठी हुई थी और वहाँ होस्ट मुझे बता रही थी कि सुबह जब वो सो के उठती हैं तो उनका 6 किलो वजन बढ़ जाता है। और वजह क्या बनती है, ज़रूर कोई वाटर रिटेंशन की क्या वजह बन रही है वो हमने अभी देखनी है, लेकिन ये जो आयोडीन मिला नमक है वो इस हद तक वाटर बॉडी के अंदर रिटेन कर सकता है। जो बंदा वेट लॉस का बहुत शौकीन है ना, वो कभी नहीं चाहेगा वो सुबह सो के उठे और 6 किलो 4 किलो वजन बढ़ाओ। उसको होगा कि मैं सुबह सो के उठूँ तो मेरा जहाँ 56 kg गिर जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब हम ऐसा कर रहे हैं कि लोग हैं पिंक सॉल्ट की तरफ हैं, अगर पिंक सॉल्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी 40 साल से ज़ायद उम्र है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, लेकिन फिर भी हमें आयोडीन साथ चाहिए ही चाहिए है, फिर उनके लिए रिकमेंडेड ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? फ़िश का इस्तेमाल, सी फूड जितनी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 2 ही सोर्सेज हैं हमारे पास आयोडीन की। आयोडीन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता, 120 mcg एक अडल्ट को चाहिए होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम 120 mcg भी कई दफ़ा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते। हमजा, आपने एक पीस खाया फ़िश का, मैंने एक खाया, दोनों में एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगी। और फिर अगर आपने फ़िश वगैरह खाई है, पाकिस्तान में हम लोग फ़ौरन कहवा भी तो पीते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है वो रोक देता है। तो अगर ऐसा मसला है, आप किसी वजह से आयोडीन नहीं ले सकते, तो आयोडीन के सप्लीमेंट्स भी डॉक्टर आई एम श्योर फिर शुरू करा देगा। उस केस में आयोडीन के सप्लीमेंट्स हो सकते हैं जो डॉक्टर ही शुरू कराएगा, हम इधर बैठ के कोई डोजेज नहीं बताएंगे उसकी। और दूसरा फिर ये आ जाता है कि आपने जब अपनी फूड खानी है उसके 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन रुक जाए, जैसे कि किसी बेवरेज का इस्तेमाल, या आपने उसके साथ फिर ये नहीं करना कि आपने कॉफ़ी ले ली, ग्रीन टी ले ली या कोई कहवा ले लिया। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चों और बूढ़ों में क्या डिफरेंस है, मतलब बड़ों में कितना आयोडीन की कमी किस हद तक हो सकती है, बच्चों में तो आपने बता दिया, बुजुर्ग जो हजरात हैं, और जैसे हमजा ने कहा भी कि उनमें ब्लड प्रेशर के पेशेंट भी होते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें आयोडीन की कमी कितनी हो सकती है, कितने फीसद? देखिए, आयोडीन की कमी जो है ना वो अक्सर होता ये है कि फीमेल्स में शुरू होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और वो चलते चलते वो अडल्ट तक चले जाती है, मतलब वो अडल्ट या बुढ़ापे की लाइफ तक उनकी जो है वो चले जाती है। यूजुअली जब एक इंसान 60 क्रॉस करता है तो आयोडीन की कमी ऐसा होनी नहीं चाहिए। ठीक है। मतलब उस ऐसा आयोडीन की कमी होनी नहीं चाहिए, बट होता ये है कि आपका पीछे से कोई मसला चल रहा है, वो चलते चलते जो है वो आप अडल्ट लाइफ को गुजार के अपनी जो बुढ़ापा है उसमें एंटर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा, सगरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और आप हमें बता रही थी इनकी अहमियत क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं। तो देखिए जी, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के लिए, प्रेगनेंट लेडीज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाजमी तौर पर अगर आपको इस पर शक है तो टेस्ट करवा लेना चाहिए, वरना तुक्का ही होगा। तो तुक्का तो हमने लगाना नहीं है। तो आगे चलते हैं कि जी कि हमारा वर्ल्ड कप में तुक्का लगने जा रहा है या वाकई हमारी तैयारी अच्छी है, क्योंकि पहला मैच हम जीत गए थे वार्म अप वेस्ट इंडीज से, दूसरा कल साउथ अफ्रीका से हम अच्छा स्कोर करके भी हार गए हैं, डिफेंड नहीं कर सके। और ICC T20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो लोगों का जोशो खरोश भी बढ़ता चला जा रहा है। वार्म अप मैचेस जो हैं वो दिलचस्प मुकाबले उनके जारी हैं, इसके बावजूद हम जो है कल का मैच हार गए हैं। हालांकि हम बड़े अच्छे खेल जो है वो पेश कर रहे हैं, हम अपने जो आने वाले फाइनल मैचेस हैं उनके लिए बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कहीं ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम मात जो है वो खाई जाते हैं। कल हम जिक्र कर रहे थे, आमिर सुहेल साहब अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आमिर भैया सबकम गुड मॉर्निंग। हम कल ही जिक्र कर रहे थे, आप आइडेंटिफाई कर रहे थे इस मसले को कि हमने डेथ ओवर्स किससे करवाने हैं, आखिरी ओवर हमारे किसने करने हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हारिस से करवाया, हारिस ने 5 चौके खाए, कल भी 22 रन पड़ गए, हसन अली को 19 रन चाहिए थे, डिफेंड नहीं कर सके। देखिए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें कोई इस हार से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि आपने क्लियरली देखा होगा कि जो बॉलर्स यूज़ किए कल, ना हफीज़ ने बॉलिंग की, ना शुएब मलिक ने बॉलिंग की, और पाकिस्तान का मेरा ख्याल है एम्फेसिस यही था कि
वो कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि कौन से बॉलर जो हैं वो आखिरी ओवर कर सकते हैं। देखिए आपने ट्राई किया, हारिस रऊफ को उनको मार पड़ी, कल हसन अली को भी आपने ट्राई किया। सो वो ट्राई आउट यही कर रहे हैं कि कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग बड़े मैचेस में रिलाई कर सकते हैं। सो आई थिंक ये प्रैक्टिस ही कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कौन आखिरी ओवर करेंगे। और उसमें मैं समझता हूँ कि हार के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो अच्छी चीज़ है कि वो चल रही है, वो रन्स ऑन द बोर्ड जा रहे हैं। आई थिंक बॉलिंग जो है वो ठीक हो जाएंगे। सही। आमिर साहब, बाबर आजम और रिजवान भी देखें तो कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके हैं। क्या वजह थी कि हमने जो टारगेट दिया था वो कम दिया था, या फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो उसका दिफा ही नहीं कर सके जो टारगेट दिया था? देखिए पिच तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से हाई स्कोरिंग मैच हुआ। आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली। 2 आउट होने के बावजूद उन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप की, कप्तान ने जिम्मेदारी से खेला, आराम आराम खेलते रहे दोनों प्लेयर, मैच को 15 ओवर तक लेके गए। उसके बाद उन्होंने जो है खुल के जो है बॉलर्स को टेक ऑन करना शुरू किया। और हमें भी जो है अपनी क्रिकेट जो है वो समझदारी से खेलनी होगी। प्रॉब्लम यही है कि आपके साथ मसला होता है, जिस दिन बैटिंग चलती है उस दिन आपकी बॉलिंग नहीं चलती, जिस दिन बॉलिंग चलती है उस दिन बैटिंग नहीं चलती। देखिए आप वर्ल्ड कप में आ गए, अभी तक आपको ये नहीं पता कि कौन से बॉलर्स आखिरी ओवर करेंगे, कौन से बॉलर मिडल ऑफ द इनिंग्स आके बॉल करेंगे। सो अभी तक आप जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं। लेकिन लेट्स होप कि कल मैच के बाद ये सारे बैठे होंगे और इन्होंने अपनी थिंकिंग को क्लियर किया होगा और अगले मैच के लिए ये ज़बरदस्त तैयारी के साथ इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, शादाब के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि शादाब को हम कुछ अरसे से देख रहे हैं ऑफ कलर हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी का जो उनका स्पेल था और उससे पहले बड़ी तारीफ होती रही, लेकिन कुछ अरसे से जब से वो ख़ासतौर पर नायब कप्तान बने हैं, कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अभी भी कल भी देख लें तो कुछ बेहतर बॉलिंग नहीं कर सके हैं। बैटिंग भी हसन अली से नीचे ही बनती थी उनकी, क्योंकि जो जगह थी उस वक्त हसन अली के छक्के ही चाहिए थे, एक लग भी गया था। शादाब की आप शमूलियत कैसी देख रहे हैं टीम में? खैर ऑप्शन भी नहीं है, उस्मान कादिर भी हमारे पास मौजूद नहीं है, वो रिजर्व्स में है। देखिए काफी अरसे से उनकी बॉलिंग जो है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही और मैं यही चीज को काफी अरसे से स्ट्रेस कर रहा हूँ कि हमारे पास प्लेयर बनाने वाले लोग नहीं है। और अगर कोई प्लेयर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी स्ट्रगल को कम करने के लिए उसको गाइडेंस सही तरीके से नहीं मिल रही। सो मैं काफी अरसे से यही कहता आ रहा हूँ कि आपको अपने कोचेस को रिफ्रेशर कोर्सेज करवाने हैं, आपने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ताकि वो प्लेयरों को अच्छी तरह गाइड कर सके। अब देखिए इतना लंबा अरसा गुजर चुका है शादाब का, अभी तक वो अपनी बॉलिंग की वो वाली फॉर्म हासिल नहीं कर सके। तो ये एक लम्हा किया है और हमें इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है गौर करने की जरूरत है। हम ठीक है पाकिस्तान टीम के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं, लेकिन जो प्लेयर बनाने वाले हैं उनके ऊपर अब फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। आमिर साहब, हम देखें तो जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत रही, बहुत अच्छा उन्होंने बैटिंग की। भारत की इससे भी ज़्यादा मजबूत है, उनके जो जो बैट्समैन हैं वो इससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्या हमारे बॉलर्स को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो हमारे सामने खड़े ना हो पाएँ? देखिए एक तो जो करने की कोशिश है आपने जो है वो इस सोच के साथ जाना है कि हमने प्लेयरों को आउट करना है और हमने इस माइंडसेट के साथ नहीं जाना कि हमने जो है वो मार से बचना। अगर हम लोग मार से बचने के एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो आपको और ज्यादा मार पड़ेगी। आपने जो बेसिक्स हैं गेम के, जो डिसिप्लिन है वो करने हैं। आपने अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। कोशिश ये करनी है कि आपका गेंद हवा में मूव करे। आप देखें कि इवन ओमान के बॉलर्स, अगर आप दूसरे बॉलर की बात करें, नया बॉल सारे स्विंग कर रहे हैं और अगर हमारे बॉलर नया बॉल स्विंग करते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात लेके आएंगे डेफिनेटली। ठीक है। अच्छा आमिर भी, एक अच्छी बात यह है कि फ़खर जमान चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। हमें नंबर बदलने की ज़रूरत है कि फ़खर को थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाएं, एक बंदा ऊपर से नीचे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे आ जाए, या नहीं तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, जब स्पिनर आ रहे होते हैं उस वक्त भी अच्छे छक्के मार रहे हैं, तो पोजीशन ठीक है, सूट करती है। देखिए अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको करना चाहिए और देखना चाहिए एक दो मैचेस में रिजवान को। अगर वो आपको रन्स करके देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलते हैं, फॉर्म अपनी रीगेन करते हैं, तो उन्हीं के साथ जिस तरह बाबर आजम ने कहा है
वो मेरे साथ ओपन करेंगे। अगर नहीं होता तो आप स्वैप कर सकते हैं, आप फखर जमान को ओपन पे लेके आ सकते हैं और नंबर 3 के ऊपर आप किसी और का सोच सकते हैं। अच्छा, बाबर आजम की कप्तानी पर आप क्या राय रखते हैं? क्या मेगा इवेंट में कप्तानी के बोझ तले दब के उनकी बैटिंग जो है वो तो नहीं मुतासर हो जाएगी कहीं? देखिए, वो काफी अर्से से पाकिस्तान की अब कप्तानी कर रहे हैं और उनको यूज्ड टू हो जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है जब से वो कप्तान बने हैं जिम्मेदारी से खेल रहे हैं, रन्स भी कर रहे हैं और टीम को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। देखिए, कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी टीम अच्छी है। बेसिकली अगर टीम कप्तान के फैसलों को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी तो टीम डेफिनेटली जीतेगी, लेकिन अगर कप्तान एक बॉलर को लेके आता है या बैट्समैन को प्रमोट करता है बैटिंग ऑर्डर में, अगर वो काम नहीं करता और वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आती तो फिर तो मुश्किल तो होगी। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, एक दो और चीज़ें हैं। वसीम को कल चांस मिला, ठीक है मार पड़ी, लेकिन आपको उनकी बॉलिंग कैसी लगी कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर है, आपको ये फील हुआ? और दूसरी चीज़, आसिफ के हमने चंद अच्छे शॉट्स देखे हैं, तो ये कितना खुशाइंद है? देखिए, ये अच्छी चीज़ है कि आपकी टीम जो है वो मैच को आखिरी ओवर्स में लेके आ रही है और उसको स्ट्रॉन्ग फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ये वाली चीज़ मोहम्मद आसिफ को कंसिस्टेंटली करनी है। ठीक है। कई दफ़ा उनको मौका मिलेगा जहाँ पे उनको इनिंग्स जो है वो पूरी टीम को कैरी करना पड़ेगा, कहीं पे उनको फिनिश करना पड़ेगा स्ट्रांगली। सो उनको रेडी होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ तक मोहम्मद वसीम की बात है, देखें, उनको आपने सिर्फ 2 ओवर कराए, मैं समझता हूँ उनको वो 4 ओवर करा के चेक करना चाहिए था कि ठीक है पहले 2 ओवर्स में मार पड़ गई, अब ये आखिरी 2 ओवर आके किस माइंडसेट के साथ करते हैं, तगड़े माइंडसेट करते हैं या डरा बॉल कर रहा है, तो आपने ये सारी चीजें चेक करनी होती है। कल मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा झोल रहा है जो अप्रोच थी, आप अगर ट्राई आउट करें। देखिए, आपने 6 फ्रंट लाइन बॉलर से बॉलिंग करवाई है, आपने ना हफीज को बॉलिंग दी, ना आपने शोएब मलिक को बॉलिंग दी। आई थिंक अगर आपने वसीम को खिलाया था तो उनसे पूरे ओवर करा के एक फाइनल आप जो है अपना माइंड मेकअप करते कि हाँ इसको खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, ये प्रेशर में आके किस तरह रिस्पॉन्ड करता। और ये आइडियल मौका था जब उनको 2 ओवर्स में मार पड़ी हुई थी, इतनी ज्यादा तो खैर मार नहीं कह सकते, आप चेक करते कि ये अपने दूसरे स्पेल में आके किस तरह रिस्पॉन्ड। ठीक है आमिर भाई, आपको बेहतर कौन लगा? मतलब कि आपकी जाती राय, चलें 1-2 पॉइंट्स का ही फर्क क्यों ना हो, हारिस रऊफ, वसीम, किसके साथ जाना चाहिए भारत के मैच में? देखिए, डिपेंड करता है पिच क्या है, और अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको 2 ओवर्स और करवाने चाहिए थे कि वो प्रेशर में रिएक्ट किस तरह करते हैं। अब बहुत बड़ा प्रेशर मैच है इंडिया के खिलाफ, तो अब उसमें आप पूरी तरह उसको गेज नहीं कर पाए, तो इतना बड़ा फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इस वक्त। ठीक है आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अपना ओपिनियन दे रहे थे, तो टीम अच्छी थी, स्कोर अच्छा था, चले डिफेंड हो जाता ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि हम हमेशा अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा फख्र करते हैं, ज़्यादा नाज करते हैं, ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि हमें दूसरी टीम को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए कि वो भी अच्छा खेल गए हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा हदफ जो है वो उनको बीट कर गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि मुकाबला जितना सख्त होगा, हमारी आने वाले मैचेस के लिए तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। हाँ जी, अब तो वार्म मैचेस खत्म हो गए, अब तो हमने भारत के खिलाफ ही टाकरा होगा इतवार के रोज़, और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं एक अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान वो मैच इंशाल्लाह जीतेगा और वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तान भारत को शिकस्त देगा। आज से पहले कभी भी भारत को हमने वर्ल्ड कप में शिकस्त नहीं दी है। और प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।